कहानी की शुरुआत एक आलीशान और खौफनाक जंग के मैदान से होती है, जहां चारों तरफ अरीना का मंजर फैला हुआ है। इस बड़े से अरीना के बीचों बीच एक नौजवान खड़ा है जिसका नाम शू शाओ शॉ है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, जिस्म जख्मों से चूर है और चेहरे पर खून के निशान साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जब भी दुश्मन उस पर हमला करते हैं, उसके सर के ऊपर लाल रंग में लाल रोशनी के साथ +1 लिखा हुआ दिखाई देता है। चारों तरफ से उस पर हमलावर वार कर रहे हैं, लेकिन शू शाओ शॉ दर्द से कराने के बजाय जोर जोर से हंसने लगता है और दुश्मनों को ललकारते हुए कहता है कि जरा और ताकत से हमला करो। वो मन ही मन सोचता है कि बाकी लोगों को मार पड़ने पर खून बहता है और उनका नुकसान होता है, लेकिन जब मुझे मार पड़ती है तो मुझे पैसिव पॉइंट्स मिलते हैं और मेरी तो किस्मत ही चमक जाती है। तभी स्क्रीन पर लिखा आता है 3 दिन पहले। कहानी अब 3 दिन पहले के मंजर में वापस जाती है। शू शाओ शॉ एक अंधेरे और पुराने कमरे के फर्श पर बेसुध पड़ा हुआ है। उसकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा है और चारों तरफ जमीन पर खून के धब्बे बिखरे पड़े हैं। जैसे ही शू शाओ शॉ को होश आता है, वो अपने सीने पर हाथ रखता है और हैरानी से सोचता है कि क्या वो अभी तक जिंदा है। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे अचानक एहसास होता है कि वो इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट कर चुका है। जिस ओरिजिनल शू शाओ शॉ के जिस्म में वो आया है, वो तियानसांग स्पिरिट पैलेस के आउटर यार्ड का एक बेहद नकारा और फालतू डिसाइपल था, जो कल्टीवेशन के दौरान ब्रेक थ्रू करने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठा था। शू शाओ शॉ अपने बिखरे हुए बालों को संभालते हुए बैठ जाता है और सोचता है कि आउटर यार्ड में ये बंदा सबसे नीचे था और अगर इस बार भी हार गया तो इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी उसके सामने एक जादुई और बेहद चमकदार सिस्टेमिक व्हील ऑफ फॉर्च्यून प्रकट होता है। लाल और सुनहरी रोशनी से जगमगाता हुआ ये सिस्टम इंटरफेस शू शाओ शॉ की आंखों के सामने तैरने लगता है। शू शाओ शॉ बेहद खुश हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार उसकी ब्लैक टेक्नोलॉजी आ ही गई। वो उस व्हील पर बने सेक्शंस को देखता है। व्हील पर एक्टिव स्किल्स और पैसिव स्किल्स के ऑप्शंस बने हुए थे। शू शाओ शॉ सोचता है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत दुख भोगे हैं, इसलिए इस बार किस्मत उसे बड़ा इनाम देगी। वो एक्टिव स्किल्स वाले हिस्से को छूकर व्हील को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुई बिना घूमे सीधे पैसिव स्किल्स वाले रेड जोन पर जाकर अटक जाती है। शू शाओ शॉ ये देखकर हैरान रह जाता है कि इसमें कोई स्विच भी नहीं है और न ही ये ठीक से घूम रहा है। वह गुस्से में आकर उस भारी भरकम पहिए को अपने हाथों से जोर लगाकर उल्टा घुमाने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। सुई गोल गोल घूमती है और आखिरकार पैसिव स्किल्स के जोन पर जाकर रुक जाती है। शू शाओ शॉ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि पूरा व्हील सुनहरे रंग का था, लेकिन सुई ठीक उस पतली सी रेड लाइन के बीच में जाकर फंसी है। वो माथा पकड़ लेता है कि ये कैसी बदकिस्मती है, लेकिन तभी अचानक पैसिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और शू शाओ शॉ के सामने एक लाल रंग की चमकदार स्क्रीन आ जाती है। सिस्टम की तरफ से उसे पहला रिवॉर्ड मिलता है, जिसका नाम ब्रीदिंग तकनीक होता है। शू शाओ शॉ अपने सामने तैरती हुई उस लाल स्क्रीन को देखता है जिस पर ब्रीदिंग तकनीक लेवल 1 लिखा हुआ था। वो पहले तो सोचता है कि सांस लेना भी कोई सिखाने की चीज है, ये तो एक छोटा बच्चा भी जानता है। लेकिन जैसे ही वो एक गहरी सांस लेता है, उसके आसपास का पूरा माहौल बदलने लगता है। कुदरत की स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप उसकी सांसों के जरिए उसके शरीर में खिंची चली आती है। शू शाओ शॉ बिना कोई मेहनत किए या मेडिटेशन किए सीधे स्पिरिट रिफाइनिंग के 4th रियल में ब्रेक थ्रू कर जाता है। उसके जिस्म से एक चमकदार सुनहरी रोशनी की ऑरा निकलती है। शू शाओ शॉ अपने सीने पर हाथ रखकर उस बहती हुई ताकत को महसूस करता है और उसकी बाँछें खिल जाती हैं। वो समझ जाता है कि उसे एक अनमोल खजाना मिल गया है। अब उसे कल्टीवेशन के लिए अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ सांस लेगा और उसकी ताकत अपने आप बढ़ती जाएगी। वो खुशी से फूला नहीं समाता और कमरे में खड़े होकर खुद पर नज़्म मुकर्रर करता है कि अब शू शाओ शॉ सिर्फ खड़े रहकर ही बिना हिले डुले अनबीटेबल बन जाएगा। वो अलग अलग तरह से सांस खींचने लगता है और सोचता है कि अगर सांस लेने से कल्टीवेशन बढ़ता है तो क्यों न मैं ज्यादा से ज्यादा सांसें लूं ताकि जल्दी ताकतवर बन सकूं। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पैसिव पॉइंट्स का काउंट अभी भी 0 पर अटका हुआ है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये पैसिव वैल्यू बढ़ेगी कैसे। तभी एक मच्छर उड़ता हुआ आता है और उसके हाथ पर काट लेता है। शू शाओ शॉ झट से उस मच्छर को अपने दूसरे हाथ से मार देता है। जैसे ही मच्छर मरता है, उसके सामने लाल स्क्रीन चमकती है जिस पर लिखा आता है अटैक महसूस हुआ, पैसिव वैल्यू +1। शू शाओ शॉ का दिमाग झंझना उठता है। वो तुरंत समझ जाता है कि अगर कोई उस पर हमला करेगा या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तभी उसकी पैसिव वैल्यू बढ़ेगी। तभी उसके कमरे के लकड़ी के दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। बाहर से कुछ आउटर यार्ड के डिसाइपल्स की आवाजें आती हैं जो लाश उठाने या सामान चोरी करने के इरादे से आए थे। बाहर खड़े डिसाइपल्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वेन बड़े भाई ने बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स खर्च करके ये खबर खरीदी है कि शू शाओ शॉ अपनी बंद गुफा में कल्टीवेशन करते हुए मर चुका है। वे सोचते हैं कि शू शाओ शॉ की 9th ग्रेड स्पिरिट स्वॉर्ड अब उनकी हो जाएगी।
लेकिन तभी लकड़ी का दरवाजा धीरे से खुलता है और सूरज की चमकदार किरणों के बीच शू शाओ शाओ अपने कांधे पर वही काली और लाल रंग की स्पिरिट स्वॉर्ड रखे बाहर निकलता है। वो जमाई लेते हुए अपनी आंखें मलता है और सामने खड़े डिसाइपल्स को देखकर चिढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराता है। सामने खड़े डिसाइपल्स, जिनका लीडर एक गठीले जिस्म वाला लड़का था, शू शाओ शाओ को जिंदा देखकर सन्न रह जाते हैं। उनका चेहरा डर और अचरज से भर जाता है। वे हकलाते हुए कहते हैं कि शू शाओ शाओ, तुम जिंदा हो और तुमने 4th रियल्म में ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। जैसे ही वे उस पर शक जताते हैं, शू शाओ शाओ के कान के पास एक लाल स्क्रीन पॉपअप होती है जिस पर लिखा आता है, शक महसूस हुआ, पैसिव वैल्यू +12। शू शाओ शाओ की आंखें चमक उठती हैं। वो मन ही मन हंसता है कि वाह, सिर्फ मार खाने से ही नहीं बल्कि दूसरों के शक करने से भी मेरी पैसिव वैल्यू बढ़ती है। शू शाओ शाओ अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को जमीन पर गाड़ देता है और सीना चौड़ा करके उन डिसाइपल्स के सामने नाटक करने लगता है। वो कहता है कि सच तो ये है कि वो सिर्फ 4th रियल्म में नहीं बल्कि 5th रियल्म में पहुंच चुका है। सामने खड़े डिसाइपल्स हैरान होकर देखते हैं और तुरंत सिस्टम स्क्रीन पर लिखा आता है, पैसिव वैल्यू +15। शू शाओ शाओ अपनी उंगलियों पर गिनती शुरू कर देता है और चेहरे पर मासूमियत का ढोंग रचते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो 6th रियल्म में पहुंच गया हूं, बल्कि सच कहूं तो 7th रियल्म में हूं। जैसे जैसे वो झूठ बोलता है, सामने वाले डिसाइपल्स का शक गहराता जाता है और शू शाओ शाओ का पैसिव वैल्यू मीटर लगातार बढ़ता चला जाता है। लेकिन आखिरकार उन डिसाइपल्स के सब्र का बांध टूट जाता है। वे समझ जाते हैं कि शू शाओ शाओ उनका मजाक उड़ा रहा है। वे गुस्से में लाल पीले होकर चिल्लाते हैं कि ये बहुत हो गया और हथियार उठाकर शू शाओ शाओ की तरफ लपकते हैं। शू शाओ शाओ उनकी आक्रामक भीड़ को देखकर फौरन कमरे के अंदर भागता है और लकड़ी का भारी दरवाजा जोर से बंद कर लेता है। बाहर से डिसाइपल्स दरवाजे पर तलवारों और घूंसे से पागलों की तरह वार करने लगते हैं। दरवाजे के उस पार शू शाओ शाओ दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही बाहर से प्रहार होते हैं, सिस्टम की लाल स्क्रीन उसके सामने दनादन अपडेट होने लगती है। अटैक महसूस हुआ +1, गाली महसूस हुई +1, नफरत महसूस हुई +1। शू शाओ शाओ का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो सोचता है कि ये लोग तो मेरे लिए मुफ्त में पॉइंट्स जनरेट करने वाली चलती फिरती मशीनें हैं। कुछ ही देर में उसके पास कुल 64 पैसिव पॉइंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। शू शाओ शाओ फौरन अपने सिस्टम के मॉल और इन्वेंट्री इंटरफेस को खोलता है। वो देखता है कि 10 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक लकी चेस्ट खोला जा सकता है। वो बिना देर किए उस लाल रंग के चेस्ट पर अपनी उंगली से क्लिक करता है। लकी चेस्ट चमकती हुई रोशनी के साथ खुलता है और उसमें से गचा व्हील सामने आ जाता है। शू शाओ शाओ उत्सुकता से देखता है। उसे सिस्टम की तरफ से 10 स्किल पॉइंट्स और 10 पैसिव कीज का एक न्यूबी गिफ्ट पैक मिलता है। शू शाओ शाओ खुशी से झूम उठता है। वो तुरंत उन रेड कीज को उस गचा व्हील के की होल में डालता है और लकी ड्रॉ शुरू करता है। लेकिन बदकिस्मती से पहली कुछ कोशिशों में उसे सिर्फ थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग के मैसेज मिलते हैं। शू शाओ शाओ का मुंह बन जाता है। वह झुंझलाकर चिल्लाता है कि इसमें से कोई सामान क्यों नहीं निकल रहा है। वो गुस्से में आकर उस चाबी को उल्टी दिशा में घुमा देता है और जोर से व्हील पर मुक्का मारता है। तभी अचानक सिस्टम में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। रेड स्क्रीन पर एक जोरदार धमाका होता है और यूरोपीय एम्परर मोड एक्टिवेट हो जाता है। शू शाओ शाओ को एक नया एक्सटेंशन पैसिव स्किल मिलता है जिसका नाम टफनेस यानी मजबूती होता है। शू शाओ शाओ फौरन अपने सिस्टम पैनल को देखता है जहां टफनेस स्किल लेवल 1 दिखाई दे रही थी। वो सोचता है कि पिछली बार ब्रीदिंग तकनीक ने कमाल दिखाया था, तो ये टफनेस भी जरूर कुछ खास होगी। उसके पास जो 10 स्किल पॉइंट्स न्यूबी पैक से मिले थे, वो बिना सोचे समझे सारे के सारे स्किल पॉइंट्स टफनेस में डाल देता है। जैसे जैसे स्किल पॉइंट्स बढ़ते हैं, टफनेस का लेवल 1 से बढ़कर 2, 3, 5, 8 और सीधे लेवल 10 तक पहुंच जाता है और फिर वो अपग्रेड होकर प्री हेवन लेवल 1 बन जाता है। उसी पल शू शाओ शाओ के जिस्म में एक खौफनाक तब्दीली आती है। उसके शरीर से फटे हुए कपड़े उतरने लगते हैं और उसकी त्वचा के नीचे से लाल रंग की जलती हुई स्पिरिचुअल नसें उभर आती हैं। उसकी छाती और बाहों की मांसपेशियां फूलकर बेहद गठीली और कठोर हो जाती हैं। शू शाओ शाओ अपने मुक्के को भींचता है और अपने अंदर उमड़ती हुई बेहिसाब ताकत को देखता है। वो अपने मुक्के को जमीन पर पूरी ताकत के आधे हिस्से यानी सिर्फ 50% पावर के साथ दे मारता है। एक जोरदार धमाके के साथ कमरे की पत्थरों वाली फर्श चकनाचूर हो जाती है और चारों तरफ धूल का गुबार उड़ने लगता है। शू शाओ शाओ अपनी इस ताकत को देखकर हैरान रह जाता है। सिर्फ 50% ताकत से ही उसने स्पिरिट रिफाइनिंग के 8वें रियल्म जितनी पावर हासिल कर ली थी। तभी खिड़की के बाहर से एक छोटा डिसाइपल चुपके से झांक रहा होता है। जब वो शू शाओ शाओ के इस खौफनाक रूप और जमीन को टूटते हुए देखता है तो उसकी आंखें खौफ से फटने लगती हैं। वो चीखते हुए पीछे हटता है कि भूत, शू शाओ शाओ जिंदा हो गया है और वो तो अब इंसानों को भी मार सकता है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा होता है। शू शाओ शाओ मुस्कुराता है और देखता है कि सिस्टम पर लिखा आता है, खौफ महसूस हुआ, पैसिव वैल्यू +3।
शू शाओशो अपनी गठीली बॉडी पर हाथ फेरता है और सोचता है कि अब उसे आउटर यार्ड के फेंग्यून कंपटीशन यानी विंड एंड क्लाउड लिस्ट में हिस्सा लेना चाहिए। वहां जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा लोग उस पर हमले करेंगे, नफरत करेंगे और उसकी पैसिव वैल्यू उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। अगले मंजर में शू शाओशो त्यांसांग स्पिरिट पैलेस के अफेयर्स हॉल यानी लिंगशी पवेलियन में पहुंचता है। हॉल के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है और आउटर यार्ड के एल्डर ज्याओ कियानजी अपनी आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए सो रहे होते हैं। शू शाओशो दबे पांव उनकी मेज के पास पहुंचता है और लकड़ी के काउंटर पर थपथपाते हुए एल्डर ज्याओ को जगाता है। एल्डर ज्याओ जैसे ही आंखें खोलते हैं और शू शाओशो को सामने खड़ा देखते हैं, वे चौंक कर अपनी कुर्सी से पीछे गिरते गिरते बचते हैं। एल्डर ज्याओ हैरानी से पूछते हैं कि शू शाओशो, तुम जिंदा हो? शू शाओशो मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि हाँ, मैं जिंदा हूं और अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बजाय फेंग्यून कंपटीशन के टॉप 10 में जगह बनाना चाहता हूं। ये सुनते ही एल्डर ज्याओ कियानजी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। वे शू शाओशो का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जैसा नकारा लड़का फेंग्यून लिस्ट में जाएगा। जैसे ही एल्डर उनका मजाक उड़ाते हैं, शू शाओशो के सामने स्क्रीन आती है। ताना महसूस हुआ, पैसिव वैल्यू +1। शू शाओशो मन ही मन खुश होता है कि जितना हंसना है हंस लो, हर हंसी पर मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं। वो एल्डर ज्याओ से कहता है कि वो प्री हेवन रियल में पहुंच चुका है। एल्डर ज्याओ अपनी चाय की चुस्की लेते हुए और भी जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा बहुत मजाकिया है। सिस्टम पर तुरंत लिखा आता है, तारीफ महसूस हुई, पैसिव वैल्यू +1। शू शाओशो अपना माथा पीट लेता है कि तंज कसने को भी ये सिस्टम तारीफ मान रहा है। इसी बीच बाहर खड़े डिसाइपल्स भी शू शाओशो की बातें सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये नकारा लड़का कह रहा है कि वो प्री हेवन में है, हम इसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। सिस्टम में लगातार पॉइंट्स क्रेडिट होने लगते हैं। एल्डर ज्याओ कियानजी हंसना बंद करते हैं और शू शाओशो को फेंग्यून कंपटीशन का ऑफिशियल पार्टिसिपेंट टोकन सौंपते हैं, जिस पर लिखा होता है स्पिरिट रिफाइनिंग 4th रियल्म, ग्रुप 12, नंबर 1130। इसके साथ ही एल्डर ज्याओ उसे छुपाकर एक नीले रंग की दानियाओ यानी पिल की शीशी भी देते हैं और कहते हैं कि ये उनके व्यक्तिगत तरफ से है, इसे किसी को मत बताना। शू शाओशो टोकन और शीशी लेकर वहां से चला जाता है। शू शाओशो के जाते ही एल्डर ज्याओ की मुस्कान चतुर हो जाती है। दरअसल एल्डर ज्याओ ने शू शाओशो की जानकारी गुप्त रूप से बेचकर 10 गुना मुनाफा कमाया था और वे सोचते हैं कि ये पिल देकर उन्होंने अपना हिसाब बराबर कर लिया। शू शाओशो अपने हाथ में नीले रंग का टोकन लिए अरीना की तरफ तेजी से जा रहा होता है। रास्ते में एक डिसाइपल जानबूझकर शू शाओशो के कंधे से टकराता है ताकि उसे गिरा सके, लेकिन जैसे ही वो शू शाओशो के मजबूत जिस्म से टकराता है, खुद उसी के हाथ की हड्डी चटक जाती है और वो दर्द से कराह उठता है। शू शाओशो बिना रुके आगे बढ़ता रहता है और सिस्टम स्क्रीन पर फिर से पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। शू शाओशो हाँफते हुए दौड़ता है ताकि उसकी ब्रीदिंग तकनीक तेजी से काम करे और उसकी कल्टीवेशन स्पिरिट रिफाइनिंग के 4th रियल्म के पीक तक पहुंच जाए। जल्द ही मंजर बदलता है और हम बादलों के बीच बने विशाल छुयुन प्लेटफॉर्म यानी मुख्य अरीना में पहुंचते हैं। चारों तरफ हजारों डिसाइपल्स की भीड़ बैठी हुई है। अरीना के ऊंचे मंच पर मुख्य रेफरी और लिंगफा पवेलियन के बड़े एल्डर शियाओ चीशियू खड़े होते हैं। वे अपनी बुलंद आवाज में ऐलान करते हैं कि फेंग्यून कंपटीशन शुरू हो चुका है। वे टोकन नंबर 1130 शू शाओशो को अरीना में बुलाते हैं, लेकिन शू शाओशो अरीना में मौजूद नहीं होता। दर्शक दीर्घा में बैठे डिसाइपल्स शोर मचाने लगते हैं कि वो डरपोक नकारा लड़का डर के मारे भाग गया है या सो रहा है। दर्शकों के बीच इनर यार्ड की जीनियस डिसाइपल सू चियानचियान और उसकी सहेली राव येनयन भी बैठी होती हैं। राव येनयन मुस्कुराते हुए सू चियानचियान से पूछती है कि क्या यही वो शू शाओशो है जिसकी तुम बात कर रही थी। सू चियानचियान अपनी बर्फ जैसी चमकदार तलवार को पकड़े हुए गंभीर चेहरे से कहती है कि शू शाओशो जरूर आएगा। उसने अतीत में उसकी बहुत मदद की थी जब उसका कोई नहीं था। उधर एल्डर ज्याओ भी दर्शकों में बैठे अपना सर पकड़ रहे होते हैं कि ये बेवकूफ लड़का कहाँ रह गया। तभी छुयुन प्लेटफॉर्म के मुख्य दरवाजे पर हल्की सी हलचल होती है। धूल के उड़ते गुबार और सूरज की जगमगाती किरणों के बीच शू शाओशो दौड़ता हुआ अरीना में दाखिल होता है। वो हाँफ रहा होता है और अपने कांधे पर अपनी वही लाल काली स्पिरिट स्वॉर्ड संभाले हुए है। वो हाथ जोड़कर रेफरी और सामने खड़े डिसाइपल से माफी मांगता है कि कुछ काम की वजह से उसे देर हो गई। सामने रिंग में खड़ा उसका प्रतिद्वंद्वी, जो कि एक लंबा चौड़ा गठीला योद्धा होता है, शू शाओशो को देखकर हिकारत से हंसता है और कहता है कि इस हालत में भी तुम लड़ने आए हो, तुम तो सीधे हारने के लिए आए हो। शू शाओशो मुस्कुराता है और अपने सामने खड़े उस डिसाइपल को देखता है। रेफरी मुकाबला शुरू करने का इशारा करता है। प्रतिद्वंद्वी अपनी पूरी ताकत से मुक्का बनाकर शू शाओशो पर झपटता है, लेकिन शू शाओशो बड़ी आसानी से उसके भारी भरकम मुक्के को हवा में ही अपने नंगे हाथ से रोक लेता है। सामने वाला योद्धा हैरान रह जाता है। शू शाओशो उसके मुक्के को पकड़े हुए मुस्कुराता है और शांत आवाज में कहता है कि जरा रुको, मुझे तुम सब लोगों को देखकर बहुत प्यार आ रहा है, क्योंकि तुम में से हर एक बंदा मेरे लिए पैसिव पॉइंट्स की खान है।
शू शाओ शॉ पूरे अरीना की तरफ अपनी बाहें फैलाता है और ऊंची आवाज में ललकारता है कि बेकार की बातें बंद करो। मैं अकेले ही तुम 100 लोगों से लड़ने के लिए तैयार हूं। तुम सब लोग मेरे हाथों घिर चुके हो। पूरा अरीना शू शाओ शॉ के इस बयान पर ठहाकों से गूंज उठता है। दर्शक उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये पागल हो गया है। शू शाओ शॉ के सिस्टम पर दनादन पॉइंट्स की बारिश होने लगती है। शक महसूस हुआ +42 +12। सामने खड़ा योद्धा गुस्से में आकर शू शाओ शॉ पर घूंसे बरसाना शुरू कर देता है। वो एक के बाद एक कड़े वार शू शाओ शॉ की छाती और चेहरे पर करता है, लेकिन शू शाओ शॉ अपनी टफनेस स्किल की वजह से बिना पीछे हटे सीधे खड़े रहकर सारे वार झेलता रहता है। उसके चेहरे से खून बह रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में एक सनकी मुस्कान होती है। वो सोचता है कि जितनी तेजी से मारोगे उतनी तेजी से मेरे पैसिव पॉइंट्स बढ़ेंगे। कम से कम 1 सेकंड में 1000 मुक्के तो मारो। सू चियानचियान अरीना में ये मंजर देखकर दंग रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि शू शाओ शॉ का एक भी कदम पीछे नहीं हटा है। वो बिना किसी डिफेंस के सारे हमले सीधे सह रहा है। जब प्रतिद्वंद्वी मारते मारते थक जाता है तो शू शाओ शॉ मुस्कुराते हुए अपनी उंगली के हल्के से इशारे से उसे धकेल देता है और वो भारी भरकम योद्धा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी अरीना के दूसरे डिसाइपल्स भी शू शाओ शॉ पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। शू शाओ शॉ बेहद चालाकी से लड़ाई के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और खुद को जानबूझकर उनके हमलों के सामने एक्सपोज कर देता है। कोई उसकी पीठ पर मारता है तो कोई उसकी बाहों पर। सिस्टम की रेड स्क्रीन उसके चारों तरफ तैरने लगती है। अटैक महसूस हुआ +34 +46 +32 +42। शू शाओ शॉ मन ही मन जश्न मनाता है कि आज तो कमाई का दिन है। अचानक एक डिसाइपल पीछे से चोरी छिपे उस पर स्पिरिट स्वॉर्ड से वार करने की कोशिश करता है। शू शाओ शॉ की टफनेस स्किल उस स्पिरिट स्वॉर्ड के वार को बिना किसी खरोंच के रोक लेती है और तलवार टूट जाती है। शू शाओ शॉ मुड़कर उस डिसाइपल को एक ही झटके में रिंग से बाहर फेंक देता है। कुछ ही मिनटों में पूरा ग्रुप मैच खत्म हो जाता है और शू शाओ शॉ अकेले ही अरीना में खड़ा रहता है। मैच खत्म होते ही शू शाओ शॉ एक तरफ जाकर बैठता है और अपनी सिस्टम स्क्रीन खोलता है। वो देखता है कि इस सिंगल ग्रुप मैच से उसने 17,600 से भी ज्यादा पैसिव पॉइंट्स कमा लिए हैं। शू शाओ शॉ की आंखें फटी रह जाती हैं। वो सोचता है कि अब इन पॉइंट्स को खर्च करके और ताकतवर बनने का समय आ गया है। वो फौरन मॉल में जाकर 10,000 पॉइंट्स का लकी ड्रॉ स्पिन करता है। सिस्टम का व्हील घूमने लगता है और चमकदार हरी व लाल रोशनी फैलती है। शू शाओ शॉ को 2 नई चीजें मिलती हैं। पहली एक एक्सटेंशन पैसिव स्किल जिसका नाम शार्पनेस यानी धारधारपन होता है और दूसरी एक स्पेशल रेड की जिसे अनदर की कहा जाता है। शू शाओ शॉ शार्पनेस स्किल को चेक करता है और पाता है कि अब उसकी उंगलियां भी किसी स्पिरिट स्वॉर्ड से ज्यादा धारदार बन चुकी हैं। इसके बाद वह उस अनदर की का इस्तेमाल करता है। तभी अचानक शू शाओ शॉ की आंखें बंद हो जाती हैं और उसका कॉन्शियसनेस एक रहस्यमयी आध्यात्मिक अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। आसमान में बादलों के बीच एक विशाल स्पिरिट स्वॉर्ड तैर रही होती है। शू शाओ शॉ उस तलवार को थामता है और उसे बैयून स्वॉर्ड मेथड यानी व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट के पहले स्टांस का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जिसका नाम व्हाइट क्लाउड यो यो होता है। जैसे ही शू शाओ शॉ को होश आता है वो खुद को अपने पुराने लकड़ी के कमरे में पाता है। उसके शरीर पर एक नया पैसिव स्किल एक्टिवेट हो चुका था जिसका नाम स्वॉर्ड मास्टरी यानी तलवारबाजी में महारत था। शू शाओ शॉ अपनी लाल काली स्पिरिट स्वॉर्ड को उठाता है और नए मिले स्वॉर्ड मास्टरी और व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट को टेस्ट करने के लिए बस हल्का सा स्वॉर्ड ओरा हवा में लहराता है। लेकिन परिणाम इतना खौफनाक होता है कि उसके उस एक हल्के से स्वॉर्ड वेव से निकली व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड ओरा उसके पूरे लकड़ी के मकान की छतों और दीवारों को फाड़ते हुए आसमान की तरफ निकल जाती है। एक पल में उसका पूरा घर तिनके की तरह बिखर कर मलबे में तब्दील हो जाता है। शू शाओ शॉ मलबे के बीच से बाहर निकलता है और अपनी तलवार को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो सोचता है कि ये स्वॉर्ड मास्टरी तो बेहद खतरनाक है। तभी उसे एहसास होता है कि इस स्वॉर्ड आर्ट के ज्ञान के साथ ही उसकी कल्टीवेशन में एक और बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है और वो अब स्पिरिट रिफाइनिंग के 6th रियल्म में पहुंच चुका है। उधर तियानसांग स्पिरिट पैलेस के मुख्य भवनों में बैठे बड़े एल्डर्स इस खौफनाक पोस्ट हेवन स्वॉर्ड इंटेंट को महसूस करते हैं। एल्डर शियाओ, चीशियू और एल्डर जियाओ कियानजी फौरन हवा में तैरते हुए उस जगह की तरफ भागते हैं। एल्डर शियाओ, चीशियू और एल्डर जियाओ कियानजी शू शाओ शॉ के तबाह हुए घर के पास पहुंचते हैं। चारों तरफ लकड़ी के टुकड़े और मलबे का ढेर लगा होता है। एल्डर जियाओ गुस्से में चिल्लाते हैं कि शू शाओ शॉ ये सब क्या है? तुम्हारा घर किसने तोड़ा? शू शाओ शॉ अपनी उंगली से अपनी तलवार की तरफ इशारा करते हुए सच बताने की कोशिश करता है कि एल्डर्स, ये घर किसी और ने नहीं बल्कि मेरी ही तलवार के वार से गलती से टूट गया। लेकिन एल्डर जियाओ और शियाओ चीशियू उसकी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते। एल्डर जियाओ कहते हैं कि झूठ बोलने की भी हद होती है। तुम जैसा 4th रियल्म का लड़का इतना खौफनाक स्वॉर्ड इंटेंट पैदा ही नहीं कर सकता। जरूर कोई बाहरी दुश्मन तुमसे बदला लेने आया था और उसने तुम्हारा घर तबाह कर दिया।
जैसे ही वे शू शाओ शॉ पर अविश्वास करते हैं, सिस्टम पर लिखा आता है, शक महसूस हुआ +2, हौसला अफजाई महसूस हुई +2। शू शाओ शॉ अपना सर पकड़ लेता है कि इस दुनिया में सच बोलने पर भी कोई यकीन नहीं करता। एल्डर्स उसे सावधान रहने की सलाह देकर वहां से चले जाते हैं। शू शाओ शॉ मलबे पर बैठ जाता है और अपने सिस्टम पैनल में बची हुई पैसिव वैल्यू को देखता है। वो अपनी नई स्किल शार्पनेस को अपग्रेड करने का फैसला करता है। वो पॉइंट्स खर्च करके शार्पनेस को पोस्ट हेवन लेवल 8 तक ले जाता है। वो अपनी 2 उंगलियों को सामने रखी सख्त लकड़ी की मेज पर दबाता है और उसकी उंगलियां मक्खन की तरह उस लकड़ी को चीरती हुई आर पार निकल जाती हैं। शू शाओ शॉ मुस्कुराता है कि अब उसके पास मुक्कों की टफनेस के साथ 7 उंगलियों की शार्पनेस भी आ गई है, जो किसी भी दुश्मन को चकमा देने के लिए काफी है। अगले दिन फेंगयुन कंपटीशन के नॉकआउट राउंड यानी ब्रेकआउट मैचेस की शुरुआत होती है। छुयुन प्लेटफॉर्म का मुख्य अरीना दर्शकों की भारी भीड़ से खचाखच भरा होता है। शू शाओ शॉ शान से हाथ हिलाते हुए अरीना में कदम रखता है। दर्शक उसे देखकर तंज कसने लगते हैं और गालियां देने लगते हैं। शू शाओ शॉ के कांधे के पास रेड स्क्रीन लगातार फ्लैश करती है। ताना महसूस हुआ +223, +146, +343। शू शाओ शॉ मन ही मन कहता है कि तुम लोग चिल्लाते रहो, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। उसका पहला मुकाबला डी शिनेर नाम की एक लड़की से होता है, जो स्पिरिट रिफाइनिंग के 8वें रियल्म पर थी। डी शिनेर अपनी तलवार हाथों में लिए बेहद घबराई हुई लग रही होती है। शू शाओ शॉ उसके सामने खड़े होकर बेहद गंभीर चेहरा बनाता है और एक महान गुरु की तरह उपदेश देने लगता है कि बिना तैयारी के डरना कायरता है, जंग के मैदान में दुश्मन पर दया करना खुद की तौहीन है। डी शिनेर उसकी बातें सुनकर प्रभावित हो जाती है और भावुक होकर झुकती है। सिस्टम स्क्रीन पर लिखा आता है, प्रेरणा महसूस हुई +1। शू शाओ शॉ ये देखकर चिढ़ जाता है कि ये लड़की तो मुझ पर हमला करने के बजाय मेरी बातें मान रही हैं, इससे तो मुझे पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे। शू शाओ शॉ फौरन अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड को जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि एक सच्चा योद्धा बिना हथियार के भी लड़ सकता है, आओ और नंगे हाथों से मुकाबला करो। डी शिनेर अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड उठाकर उस पर हमला करती है। शू शाओ शॉ अपनी शार्पनेस और स्वॉर्ड मास्टरी का इस्तेमाल करके बेहद आसानी से उसकी तलवार के वारों को अपनी उंगलियों से हवा में ही डाइवर्ट कर देता है। वो उसके हर अटैक में कमियां निकालता है और उसे सही तकनीक सिखाने लगता है। डी शिनेर खुश होकर कहती है कि शुक्रिया बड़े भाई शू, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। शू शाओ शॉ की तलवार उसके गले से 1 इंच दूर आकर रुक जाती है और डी शिनेर अपनी हार मान लेती है। शू शाओ शॉ अपना माथा ठोक लेता है कि वो तो गालियां और वार खाने आया था, लेकिन ये लड़की तो उल्टी उसकी मुरीद बन गई। उसका अगला मुकाबला लियू झेन से होता है, जो स्पिरिट रिफाइनिंग के 10वें रियल्म का एक ताकतवर फाइटर और वेन चोंग का गुर्गा था। लियू झेन के मुक्कों में डबल इम्पैक्ट की ताकत थी। मुकाबला शुरू होते ही लियू झेन अपनी भारी भरकम मुक्कों की बौछार शू शाओ शॉ पर कर देता है। शू शाओ शॉ अपने सीने पर उसके मुक्के खाता है और हर मुक्के पर उसे +2 पैसिव पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन लियू झेन के हमलों की रफ्तार इतनी तेज होती है कि शू शाओ शॉ को अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड म्यान से निकालने का मौका ही नहीं मिलता। शू शाओ शॉ समझ जाता है कि अब उसे कुछ अलग करना होगा। जैसे ही लियू झेन अपना सबसे खौफनाक मुक्का उसके सीने पर मारता है, शू शाओ शॉ अपनी 2 उंगलियों में शार्पनेस स्किल को एक्टिवेट करता है और सीधे लियू झेन के आते हुए मुक्के के केंद्र में अपनी उंगलियां गड़ा देता है। एक जोरदार धमाका होता है। लियू झेन की मुक्के की स्पिरिचुअल एनर्जी शू शाओ शॉ की धारदार उंगलियों से टकराकर छिन्न भिन्न हो जाती है। लियू झेन दर्द से चीख उठता है और हैरान होकर देखता है कि शू शाओ शॉ की उंगलियों ने उसके ठोस मुक्के को चीर दिया है। लियू झेन गुस्से में पागल होकर एक खफिया पिल खा लेता है, जिससे उसकी ताकत और लाल आंखें अचानक भयानक रूप ले लेती हैं। वो शू शाओ शॉ पर झपटता है, लेकिन शू शाओ शॉ अपनी टफनेस और प्री हेवन बॉडी की ताकत का इस्तेमाल करते हुए लियू झेन को हवा में उछालता है और उसे अरीना के ठोस पत्थरों पर दे मारता है। लियू झेन बेहोश होकर ढेर हो जाता है। मैच जीतने के बाद शू शाओ शॉ अरीना के एक कोने में जाता है। उसे याद आता है कि वाइस प्रिंसिपल सांग लाओ ने उसे पहले एक लाल रंग की पिल यानी रेड एम्बर सीड दी थी। शू शाओ शॉ सोचता है कि अब इसका इस्तेमाल करने का सही समय है। वो उस लाल चमकदार पिल को अपने मुंह में डालता है और अपनी ब्रीदिंग तकनीक से उसे निगल लेता है। लेकिन जैसे ही वो पिल उसके पेट में पहुंचती है, उसके अंदर तबाही मच जाती है। वो पिल कोई साधारण दवा नहीं, बल्कि आग का एक खौफनाक गोला थी। शू शाओ शॉ के अंदरूनी अंग, नसें और नस जलने लगती हैं। उसके सीने की त्वचा के ऊपर से आग की लाल लकीरें बाहर की तरफ फटने लगती हैं। शू शाओ शॉ दर्द से तड़प उठता है और अरीना के फर्श पर गिरकर चीखने लगता है। अरीना में बैठे दर्शक ये मंजर देखकर खौफजदा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शू शाओ शॉ ने कोई जहरीली पिल खा ली है और वो मरने वाला है। मुख्य रेफरी एल्डर शियाओ चीशू फौरन मंच से कूदकर शू शाओ शॉ के पास पहुंचते हैं और उसकी नब्ज जांचने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं।
लेकिन शू शाओ शॉ तड़पते हुए रेफरी का हाथ झटक देता है और हकलाते हुए कहता है कि मुझे मत छुओ, मेरी बॉडी बहुत सेंसिटिव है। रेफरी शियाओ चीशियू ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि शू शाओ शॉ के शरीर के अंदर की नसें जलने के साथ साथ अपने आप अभूतपूर्व रफ्तार से हील भी हो रही हैं। उसी पल शू शाओ शॉ के सामने सिस्टम की लाल स्क्रीन तेजी से अपडेट होने लगती है। उस रेड एम्बर सीड की वजह से शू शाओ शॉ का शरीर हर एक सेकंड में अंदर से जल रहा था और सिस्टम उस जलन को लगातार एक अटैक के रूप में काउंट कर रहा था। स्क्रीन पर हर सेकंड लिखा आ रहा था, अटैक महसूस हुआ, पैसिव वैल्यू +1। शू शाओ शॉ का दर्द से बुरा हाल था, लेकिन उसकी आंखों में एक सन की खुशी की चमक आ जाती है। वो समझ जाता है कि ये रेड एम्बर सीड उसके लिए एक नेचुरल पैसिव पॉइंट प्रिंटिंग मशीन बन चुका है। तभी उसके अगले मुकाबले का ऐलान होता है। उसका मुकाबला वेन चोंग से होता है, जो फेंगयुन लिस्ट में 7वें नंबर पर था और हाफ स्टेप प्री हेवन रियल्म का योद्धा था। वेन चोंग अरीना में आकर अपनी खौफनाक तकनीक फेन यिंग लिंगफा यानी शैनॉन क्लोन आर्ट का इस्तेमाल करता है। एक ही पल में वेन चोंग के 7 नीले रंग के क्लोन अरीना में चारों तरफ फैल जाते हैं और शू शाओ शॉ को घेर लेते हैं। शू शाओ शॉ दर्द से राहत पाने और इस मुकाबले को खत्म करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड की मूठ पर हाथ रखता है और शांत खड़ा हो जाता है। पूरे अरीना का माहौल अचानक ठंडा और भारी होने लगता है। हवा में एक भयानक स्वॉर्ड इंटेंट छा जाता है। ऊंचे मंच पर बैठे एल्डर शियाओ चीशियू अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और हैरानी से कहते हैं कि ये तो फिर से वही पोस्ट हेवन स्वॉर्ड इंटेंट है। वेन चोंग के 7 क्लोन एक साथ अपनी अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड लेकर शू शाओ शॉ पर झपटते हैं, लेकिन जैसे ही वे शू शाओ शॉ के पास पहुंचते हैं, शू शाओ शॉ अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकती है। वो अपनी म्यान से स्पिरिट स्वॉर्ड को 1 इंच बाहर निकालता है। एक अदृश्य स्वॉर्ड वेव गोल चक्कर में पूरे अरीना में फैल जाती है। एक ही पल में वेन चोंग के 7 स्पिरिट क्लोन हवा में भाप बनकर उड़ जाते हैं। शू शाओ शॉ बिना हिले सीधे असली वेन चोंग की गर्दन के पास अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड टिका देता है और ठंडे लहजे में कहता है कि तुम हार चुके हो। पूरा अरीना सन्नाटे में डूब जाता है, लेकिन तभी एक खौफनाक घटना घटती है। हार स्वीकार करने के बजाय वेन चोंग का चेहरा नफरत से भर जाता है। वो अपनी आस्तीन से एक छोटा जहरीला खंजर निकालता है और जैसे ही शू शाओ शॉ मुड़कर जाने लगता है, वेन चोंग पीछे से शू शाओ शॉ की पीठ में वो खंजर घोंप देता है। शू शाओ शॉ के सीने से खंजर आर पार निकल जाता है और खून की धार बहने लगती है। सिस्टम पर तुरंत लिखा आता है, पीछे से हमला हुआ, पैसिव वैल्यू +1। शू शाओ शॉ हैरानी और दर्द से मुड़कर वेन चोंग को देखता है, लेकिन इससे पहले कि शू शाओ शॉ कुछ कर पाता, शू शाओ शॉ के शरीर के अंदर मौजूद खौफनाक स्वॉर्ड इंटेंट और रेड एम्बर सीड की ऊर्जा का रिबाउंड वेन चोंग के शरीर पर पड़ता है। वेन चोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके मुंह से खून का फव्वारा छूटता है और वो तड़प कर जमीन पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। अरीना में कोहराम मच जाता है। शू शाओ शॉ घबराकर नीचे बैठता है और अपनी जेब से वही नीली पिल निकालकर वेन चोंग के मुंह में ठूंसने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि कोई बचाओ, इसे दवा दो। लेकिन मुख्य रेफरी एल्डर शियाओ चीशियू फौरन आकर शू शाओ शॉ का हाथ रोक लेते हैं और भारी आवाज में कहते हैं कि बस करो शू शाओ शॉ, ये मर चुका है। शू शाओ शॉ के हाथ कांपने लगते हैं। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने किसी इंसान की जान ली थी। उसका दिल भारी हो जाता है और वो अपनी हथेली पर लगे खून को देखता रहता है। एल्डर शियाओ चीशियू उसे एक हीलिंग पोशन देते हैं और कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उसने धोखा देकर पीछे से हमला किया था और ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। दर्शकों के बीच में बहस छिड़ जाती है। कुछ लोग शू शाओ शॉ को कातिल कहते हैं तो कुछ लोग वेन चोंग के धोखेबाज रवैये को कोसते हैं। शाम का समय हो जाता है। ढलते हुए सूरज की लालिमा झील के पानी पर बिखर रही होती है। शू शाओ शॉ झील के किनारे पत्थरों वाली मुंडेर पर अकेला बैठा होता है। वो पानी में छोटे छोटे पत्थर फेंक रहा होता है और जिंदगी और मौत के फलसफे पर सोच रहा होता है। वो सोचता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वो 3 साल तक बीमारी के बिस्तर पर पड़ा रहा था और वो किसी भी कीमत पर जीना चाहता था, लेकिन आज उसके हाथों एक इंसान की जान चली गई। तभी अचानक उसके दिल के अंदर गहराई में दबी हुई भावनाएं और कल्टीवेशन आपस में टकराती हैं। उसके जिस्म से एक चमकदार हरी और नीली रोशनी निकलती है जो झील के पानी में चक्र बनाती है। शू शाओ शॉ को एहसास होता है कि उसके कल्टीवेशन में एक और बड़ा स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू हो गया है और वो अब स्पिरिट रिफाइनिंग के 7th रियल्म में पहुंच चुका है। तभी उसके पीछे से किसी के लाठी टेक कर चलने की आवाज आती है। शू शाओ शॉ मुड़कर देखता है तो वहां बांस की हैट पहने वही बूढ़े वाइस प्रिंसिपल सांग लाओ खड़े होते हैं। सांग लाओ मुस्कुराते हुए अपनी हैट को थोड़ा ऊपर उठाते हैं और कहते हैं कि नौजवान, इतने उदास क्यों हो?
सांग लाओ उसे बताते हैं कि वे कल रात भर उस पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने देखा कि जब मच्छर काट रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी तब भी शू शाओ शॉ बिना हिले डुले अपनी जगह पर डटा हुआ था। सांग लाओ अपनी हथेली खोलते हैं जिसमें एक असली और बेहद दुर्लभ रेड एम्बर सीड चिझाओ हुओझोंग चमक रहा होता है। सांग लाओ कहते हैं कि उन्होंने कई लोगों को ये आग का बीज दिया, लेकिन ज्यादातर लोग इसके दर्द को सह नहीं पाए और मर गए, लेकिन तुम्हारे अंदर वो सहन शक्ति और इच्छा शक्ति है जो इसे संभाल सकती है। सांग लाओ वो रेड एम्बर सीड शू शाओ शॉ की हथेली पर रख देते हैं। शू शाओ शॉ बिना झिझक के उस असली रेड एम्बर सीड को निगल लेता है। निगलते ही उसके पूरे शरीर में आग का ज्वालामुखी सा फट पड़ता है। उसकी त्वचा लाल होकर चमकने लगती है और उसके मुंह से आग की लपटें बाहर निकलने लगती हैं। शू शाओ शॉ अपनी ब्रीदिंग तकनीक का इस्तेमाल करके उस आग की गर्मी को बाहर छोड़ता है और स्पिरिचुअल एनर्जी को अंदर खींचता है। सांग लाओ उसकी इस असीम सहन शक्ति और कल्टीवेशन की रफ्तार को देखकर मन ही मन फैसला करते हैं कि वे शू शाओ शॉ को अपना पर्सनल डिसाइपल बनाएंगे। अगले दिन सुबह सेमीफाइनल मैचेस का दिन होता है। छुयुन प्लेटफॉर्म का अरीना फिर से सज चुका है। शू शाओ शॉ अरीना में कदम रखता है, लेकिन उसका रूप देखकर पूरा अरीना सन्न रह जाता है। शू शाओ शॉ बिना शर्ट के नंगे बदन आया था और उसके पूरे सीने और पेट की मांसपेशियों पर लाल रंग की जलती हुई दरारें साफ दिखाई दे रही थीं। रेड एम्बर सीड की वजह से उसका शरीर लगातार अंदर से जल रहा था और शू शाओ शॉ दर्द और उत्तेजना के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग बातें करने लगते हैं कि ये शू शाओ शॉ पक्का कोई पागल या नशेड़ी है जो इस हालत में लड़ने आ गया है। शू शाओ शॉ अपनी सिस्टम स्क्रीन को देखता है और पाता है कि उसकी पैसिव वैल्यू अब 20,000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। तभी मुख्य रेफरी एल्डर शियाओ चीश्यू शू शाओ शॉ का इंस्पेक्शन करने के लिए उसके पास आते हैं। एल्डर शियाओ अपना हाथ शू शाओ शॉ के जलते हुए सीने पर रखते हैं ताकि उसकी हालत जांच सकें, लेकिन जैसे ही उनका हाथ शू शाओ शॉ के सीने से छूता है, एल्डर शियाओ के खुद के हाथ पर छाले पड़ जाते हैं और वे अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। एल्डर शियाओ हैरानी से चीखते हैं कि ये तो चिझाओ हुओझोंग यानी रेड एम्बर फायर सीड है। सांग लाओ ने इसे ये क्या दे दिया? शू शाओ शॉ समझ जाता है कि एल्डर शियाओ और सांग लाओ ने मिलकर उसे इस खौफनाक आग के बीज के साथ बांध दिया है, लेकिन वो मन ही मन मुस्कुराता है क्योंकि सिस्टम हर एक सेकंड की जलन को हमले के रूप में दर्ज कर रहा था। सिस्टम पर लगातार +1 की बारिश हो रही थी और उसकी कुल पैसिव वैल्यू अब 34,012 हो चुकी थी। शू शाओ शॉ फौरन अपने सिस्टम पैनल को खोलता है और अपने 40,000 पैसिव पॉइंट्स का इस्तेमाल करके स्किल पॉइंट्स खरीदता है। वो अपनी शार्पनेस स्किल को पोस्ट हेवन लेवल 10 से सीधे बढ़ाकर प्री हेवन लेवल 1 पर अपग्रेड कर देता है। जैसे ही शार्पनेस स्किल प्री हेवन लेवल पर पहुंचती है, शू शाओ शॉ की हथेली और उंगलियों के चारों तरफ एक अदृश्य, बेहद पतली और चमकदार ब्लेड जैसी हवा का सुरक्षा चक्र बन जाता है। वो अपनी उंगली से अरीना के पत्थर को छूता है और पत्थर बिना किसी आवाज के 2 टुकड़ों में कट जाता है। इसके बाद शू शाओ शॉ बचे हुए पॉइंट्स से फिर से सिस्टम का गचा ड्रॉ चलाता है। 10,000 पॉइंट्स खर्च करने पर व्हील घूमता है। 9 बार थैंक यू आने के बाद 10वीं बार में एक चमकदार हरी रोशनी बाहर निकलती है। सिस्टम का मैसेज फ्लैश होता है, बधाई हो, आपको बेसिक पैसिव स्किल एवरलास्टिंग लाइफ शैंग शैंग बूशी हासिल हुई है। जैसे ही एवरलास्टिंग लाइफ स्किल एक्टिवेट होती है, शू शाओ शॉ के शरीर के अंदर एक अद्भुत चमत्कार होता है। ये स्किल प्री हेवन लेवल की हीलिंग पावर देती है। रेड एम्बर सीड जो हर सेकंड उसके अंदरूनी अंगों को जला रहा था, ये एवरलास्टिंग लाइफ स्किल उसी सेकंड उसके अंगों और नसों को तुरंत पूरी तरह हील कर देती है। जलन और हीलिंग के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। शू शाओ शॉ को अब कोई दर्द महसूस नहीं होता, जबकि रेड एम्बर सीड की जलन की वजह से हर सेकंड मिलने वाला +1 पैसिव पॉइंट लगातार जारी रहता है। शू शाओ शॉ खुशी से पागलों की तरह हंसने लगता है और पिलर से लिपटकर चिल्लाता है कि ये तो जैकपॉट लग गया, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। उसका अगला मुकाबला फेंग्यून लिस्ट में 6ठे नंबर के योद्धा झो तियानकान से होता है, जो पोस्ट हेवन साबर इंटेंट तलवारबाजी की जगह भारी कट्टे की कला का उस्ताद था। झो तियानकान अपने भारी सुनहरे कट्टे के साथ अरीना में आता है और शू शाओ शॉ पर तंज कसता है। शू शाओ शॉ अपनी बातों के जाल में उसे फंसाने की कोशिश करता है और लॉजिक देकर उसे उलझा देता है। मुकाबला शुरू होते ही झो तियानकान अपनी सबसे खौफनाक तकनीक 9 टाइडल वेव साबर स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है। हवा में सुनहरी लहरों जैसी साबर ओरा की 9 प्रचंड परतें शू शाओ शॉ की तरफ झपटती हैं। शू शाओ शॉ बिना अपनी तलवार म्यान से निकाले सीधे उन खौफनाक साबर प्रहारों को अपने शरीर पर सहता है। साबर ओरा उसके शरीर पर गहरे घाव बनाती है, लेकिन शू शाओ शॉ की एवरलास्टिंग लाइफ स्किल उन घावों को उसी पल भर देती है। लड़ाई के दौरान शू शाओ शॉ अपनी स्वॉर्ड मास्टरी और शार्पनेस का इस्तेमाल करके झो तियानकान के साबर इंटेंट के मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करता है।
वो अरीना में खड़े खड़े ही झोउ तियानकान की प्री हेवन स्पिरिट तकनीक के शुरुआती स्टांस को चुरा लेता है और उसे समझ जाता है। शू शाओशो अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड से व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट का दूसरा रूप चलाता है और एक ही झटके में झोउ तियानकान के भारी कट्टे को हवा में उछालकर दूर फेंक देता है। शू शाओशो अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड की नोक झोउ तियानकान के माथे के ठीक बीच में टिका देता है। झोउ तियानकान अवाक रह जाता है और अपनी हार स्वीकार करते हुए शू शाओशो के सामने झुकता है कि आप वाकई एक महान और दयालु योद्धा हैं। सिस्टम पर तुरंत मैसेज आता है, प्रशंसा महसूस हुई, पैसिव वैल्यू +1। रेफरी एल्डर शियाओ चीशियू शू शाओशो की जीत का ऐलान करते हैं। एल्डर शियाओ मन ही मन स्वीकार करते हैं कि शू शाओशो की प्रतिभा अकल्पनीय है, जो बिना स्पिरिट एनर्जी के भी केवल स्वॉर्ड इंटेंट से दुश्मनों को हरा रहा है। उस रात शू शाओशो अपने मलबे वाले कमरे में वापस जाता है। वो पद्मासन में बैठकर रेड एम्बर सीड को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेने के लिए ध्यान लगाता है। वो अपनी ब्रीदिंग तकनीक से आग की सांसें बाहर छोड़ता है और स्पिरिचुअल एनर्जी का संतुलन बनाता है। इस गहन कल्टीवेशन के दौरान उसके शरीर में एक और शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट होता है और वो स्पिरिट रिफाइनिंग के 8वें रीअल्म 8वें स्तर पर पहुंच जाता है। दूर छत पर खड़े वाइस प्रिंसिपल सांगलाओ ये दृश्य देखकर संतुष्ट महसूस करते हैं और अपनी मूंछों में मुस्कुराते हैं कि ये लड़का उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगली सुबह शू शाओशो अरीना के एक शांत कोने में बैठकर अपनी सिस्टम स्क्रीन को देखता है। उसके पास अब कुल पैसिव वैल्यू 30,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। वो हिसाब लगाता है कि रेड एम्बर सीड की जलन से उसे हर सेकंड +1 पॉइंट मिल रहा है। 1 मिनट में 60 पॉइंट्स, 1 घंटे में 3600 पॉइंट्स और पूरे दिन में 86,400 पैसिव पॉइंट्स। शू शाओशो की आंखें लाल होकर चमकने लगती हैं। वो खुशी से उछल पड़ता है कि ये रेड एम्बर सीड कोई मुसीबत नहीं, बल्कि उसके लिए पैसे छापने की मशीन बन गया है। वो तुरंत अपनी 40,000 पैसिव वैल्यू को स्किल पॉइंट्स में कन्वर्ट करता है और अपनी शार्पनेस स्किल को प्री हेवन लेवल पर पूरी तरह मास्टर कर लेता है। अब उसकी बॉडी का हर हिस्सा, यहाँ तक कि उसके उड़ते हुए बाल भी हवा को काटकर तलवार जैसी ऑरा पैदा कर सकते थे। लेकिन शू शाओशो जानता था कि फाइनल मुकाबला बेहद खौफनाक होने वाला है। फाइनल में उसका सामना मोमो से होने वाला था, जो फेंगयुन लिस्ट की नंबर 1 रैंक पर थी और आइस और सीलिंग एट्रीब्यूट की प्री हेवन जीनियस थी। शू शाओशो अपने सिस्टम से बचे हुए पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक और गचा स्पिन करता है। इस बार उसे एक और पावरफुल पैसिव स्किल मिलती है, जिसका नाम सीलिंग रेसिस्टेंस और परसेप्शन बूस्ट होता है। फाइनल्स का दिन आ जाता है। छुयुन प्लेटफॉर्म अरीना को भव्य रूप से सजाया गया है। मोमो अपने सफेद सुदंड परिधानों में एक धूपदानी इंसेंस बर्नर हाथ में लिए शांत कदमों से अरीना के केंद्र में आती है। आसमान में बादलों को चीरती हुई एक लाल काली स्पिरिट स्वॉर्ड तेजी से नीचे आती है। शू शाओशो उस तैरती हुई तलवार के ऊपर उल्टा खड़ा होकर रिवर्स स्वॉर्ड राइडिंग हवा को चीरते हुए अरीना में लैंड करता है। उसकी इस अजीब और अनोखी स्वॉर्ड राइडिंग को देखकर पूरे अरीना के दर्शक चौंक जाते हैं और फिर ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। सिस्टम पर तुरंत हजारों पैसिव पॉइंट्स की बारिश हो जाती है। शू शाओशो शान से जमीन पर उतरता है और अपने फटे हुए कपड़ों को संभालते हुए मोमो के सामने खड़ा हो जाता है। वो एक्सू शाओशो की तरफ देखती है और कहती है कि उसने ग्रुप स्टेज में उसके सारे मुकाबले देखे हैं और वो उसे काफी मजाकिया और दिलचस्प इंसान मानती है। जैसे ही वो ये बात कहती है, एक्सू शाओशो के सामने हवा में तुरंत लाल रंग की सिस्टम स्क्रीन चमक उठती है, जिस पर तारीफ मिलने के बदले में पैसिव पॉइंट जुड़ने का संदेश आता है। ये देखकर एक्सू शाओशो अपनी आंखें बड़ी करके सीधे मोमो की तरफ देखता है। उसकी नजरें मोमो के चेहरे से होती हुई उसके हाथ में मौजूद उस खूबसूरत और रहस्यमयी कांस्य त्रिपाद पर टिक जाती हैं। एक्सू शाओशो बिना किसी झिझक के मुस्कुराते हुए कहता है कि वो त्रिपाद वाकई बहुत खूबसूरत और शानदार है और साथ ही वो मोमो की सुंदरता की भी तारीफ कर देता है। वो बड़ी उत्सुकता से मोमो से गुजारिश करता है कि क्या वो उस कांस्य त्रिपाद को थोड़ा करीब से देख सकता है। मोमो मुस्कुराते हुए उस त्रिपाद को आगे बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही एक्सू शाओशो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस बर्तन को छूने की कोशिश करता है, मोमो अचानक अपना हाथ पीछे खींच लेती है और एक तेज झटका देती है। एक्सू शाओशो थोड़ा झेंप जाता है और तुरंत बात संभालते हुए कहता है कि वो तो बस उस प्राचीन त्रिपाद की बनावट से आकर्षित हो गया था और उसका कोई गलत इरादा नहीं था। मैदान के चारों तरफ सीढ़ियों पर बैठे हजारों दर्शक इस पूरे मंजर को देख रहे हैं। दर्शकों के बीच फुसफुसाहट और हंसी का माहौल बन जाता है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि मुकाबला शुरू होने से पहले ही दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाने और बातचीत करने में लगे हुए हैं। तभी एक्सू शाओशो अपनी नजरें अपने दाहिने हाथ पर टिकाता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए गहरी सोच और झिझक दिखाई देती है। वो जानता है कि अब तक के मुकाबलों में उसने सिर्फ अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में एल्डर शिगर द्वारा सील की गई एक बेहद खतरनाक और पाबंद तकनीक मौजूद है। वो मन ही मन सोचता है कि इस दाहिने हाथ के भीतर आखिर किस तरह की अजीब और खौफनाक ताकत छिपी हुई है। इसी बीच पूरे एरिना में एक गूंजती हुई आवाज आती है। एल्डर शियाओ चीशियू अपना हाथ उठाकर औपचारिक रूप से ऐलान करते हैं कि मुकाबला अब आधिकारिक रूप से शुरू होता है।
ऐलान सुनते ही एक्सू शाओ का रुख पूरी तरह बदल जाता है। मोमो थोड़ी हैरान होकर देखती है और सोचती है कि क्या एक्सू शाओ करीब से हमला करने वाला योद्धा नहीं है। वो मन ही मन मानती है कि वो खुद भी क्लोज रेंज कॉम्बैट में माहिर है। एक्सू शाओ अपनी काली और लाल चमक वाली तलवार निकालता है और गर्व से कहता है कि दरअसल वो एक बेहद काबिल तलवारबाज है। वो अपनी तलवार को अपनी आंखों के सामने रखता है, जहां तलवार की धार पर लाल रंग की ऊर्जा की लकीरें किसी बिजली की तरह कौंध रही हैं। वो गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करके अपनी तलवारबाजी की सबसे खास तकनीक नेट स्वॉर्ड स्टाइल का इस्तेमाल करता है। एक ही पल में हवा में अनगिनत तलवारों के साए और तेज रोशनी की लकीरें चमक उठती हैं। पूरा मैदान तलवारों की धारदार ऊर्जा से ढक जाता है। देखने वालों को लगता है कि इस हमले से बचना नामुमकिन है और एक्सू शाओ की जीत तय है। लेकिन मोमो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ी रहती है। वो अपनी आंखें बंद करती हैं और अपने हाथ में मौजूद उस कांस्य त्रिपाद से बैंगनी रंग का एक रहस्यमयी धुआं निकालती है। जैसे ही एक्सू शाओ की हवा में लहराती हुई तेज तलवार की धार उसके करीब पहुंचती है, मोमो अपना खाली हाथ आगे बढ़ाती है। उसकी उंगलियां एक खास मुद्रा बनाती हैं और वो बिना किसी हथियार के सिर्फ अपनी नंगे हाथों की ताकत से एक्सू शाओ की तलवार की धारदार रोशनी को हवा में ही रोक लेती है। ये दृश्य देखकर एक्सू शाओ के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हैरान होकर सोचता है कि मोमो ने कट स्पिरिट हैंड तकनीक को इस हद तक हासिल कर लिया है कि वो इंसानी ताकत से परे जाकर सीधे तलवार की ऊर्जा को नंगे हाथों से पकड़ सकती है। इससे पहले कि एक्सू शाओ संभल पाता, मोमो तेजी से आगे बढ़ती है और अपने दाहिने हाथ से एक के बाद एक कई जबरदस्त वार करती है। एक्सू शाओ अपनी तलवार से उसके वार रोकता है, लेकिन हर टक्कर के साथ एक जबरदस्त धमाका होता है और हवा में झटके की तरंगे फैल जाती हैं। मोमो के हाथ का जरा सा स्पर्श होते ही एक्सू शाओ के शरीर की ताकत और उसकी तलवार की चमक कम होने लगती है। एक्सू शाओ गंभीर होकर कहता है कि अब वो पूरी तरह से गंभीर होने वाला है। वो अपने मुंह से एक सफेद धुआं छोड़ता है और अपने पूरे शरीर को एकाग्र कर लेता है। अचानक पूरे एरिना की जमीन कांपने लगती है। एक्सू शाओ की काली तलवार से लाल रंग की भयानक आग और रोशनी की लकीरें फूटने लगती हैं। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है और कड़कती हुई बिजलियां गिरने लगती हैं। चारों तरफ हवा में सैकड़ों तलवारें जमीन में सीधी गड़ जाती हैं और एक विशाल स्वॉर्ड फॉर्मेशन बन जाता है। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर झुक जाती है और हैरानी से फुसफुसाती है कि ये वाकई इनेट स्वॉर्ड इंटेंट है। एक्सू शाओ अपनी तलवार हाथ में लिए खड़ा रहता है और बेहद सादगी से जवाब देता है कि शायद ये वही है। एल्डर शियाओ चीशियू नीचे फैले विशाल मैदान को देखते हैं, जहां चारों तरफ बिखरी तलवारें अभी भी कांप रही हैं। वो गंभीर होकर सोचते हैं कि 1 साल पहले सु शियानशियान ने ऐसा कारनामा दिखाया था और आज एक और ऐसा महारथी सामने आ गया है जो 100 सालों में एक बार पैदा होता है। दर्शकों के बीच एक बार फिर जबरदस्त शोर मच जाता है। लोग चिल्लाने लगते हैं और जलन और हैरानी के मारे चिल्लाते हैं। इसी पल एक्सू शाओ के सामने फिर से उसकी लाल रंग की सिस्टम स्क्रीन जगमगा उठती है। उस पर एक साथ कई सारे संदेश आने लगते हैं, जिनमें लोगों के मन में शक पैदा होने, जलन होने और आश्चर्यचकित होने से हजारों पैसिव पॉइंट्स जुड़ने का ब्यौरा होता है। पॉइंट्स की संख्या 10,000 से ऊपर पहुंच जाती है। एक्सू शाओ अपने चेहरे पर एक चालाक मुस्कान लाता है और सिस्टम स्क्रीन को गायब कर देता है। लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं कि एक्सू शाओ ने ये मुकाबला जीत लिया है और वो इस टूर्नामेंट का विजेता बन गया है। मुख्य मंच पर खड़े एल्डर शियाओ चीशियू अपना हाथ उठाकर आधिकारिक घोषणा करते हैं कि मुकाबला समाप्त होता है और एक्सू शाओ इस प्रतियोगिता का चैंपियन है। वो मन ही मन सोचते हैं कि इस लड़के के अंदर गजब की प्रतिभा है और उन्हें इसके लिए इनर यार्ड के बड़े अधिकारियों से बात करनी होगी ताकि इसे विशेष दर्जा मिल सके। इसी दौरान एक्सू शाओ के सामने फिर से सिस्टम की स्क्रीन चमकती है, जिसमें हजारों दर्शकों की वाहवाही और सम्मान के बदले ढेर सारे पैसिव पॉइंट्स मिलने का संदेश दिखता है। एक्सू शाओ अपनी चोटों की परवाह किए बिना मुस्कुराता है और सोचता है कि अब उसे प्रथम पुरस्कार के रूप में वो दुर्लभ इनेट पिल मिलेगी और इनर यार्ड में प्रवेश का स्थान भी पक्का हो जाएगा। मुकाबला खत्म होने के बाद मोमो को एक स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा होता है। उसकी ठोड़ी पर अभी भी खून के धब्बे हैं। जैसे ही एक्सू शाओ उसके पास से गुजरता है, मोमो गुस्से में गुर्राती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं और मार डालेगी। एक्सू शाओ मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और अपनी जेब से एक छोटी सी लाल रंग की वस्तु निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता है। वो मजाक में कहता है कि उसके पास देने के लिए कोई अच्छा तोहफा तो नहीं है, लेकिन वो इसे यादगार के तौर पर रख सकती है। मोमो के साथ मौजूद 3 अन्य शिष्य ये देखकर घबरा जाते हैं और मुंह बनाकर उल्टे पांव वहां से भाग खड़े होते हैं। एक्सू शाओ अपना हाथ हवा में फैलाए खड़ा रह जाता है और सिस्टम स्क्रीन पर नापसंदगी मिलने के 4 पॉइंट्स दर्ज हो जाते हैं। कुछ देर बाद एल्डर शियाओ चीशियू सभी मुख्य शिष्यों के सामने एक विशाल प्राचीन हस्तलिखित स्क्रॉल खोलते हैं। पूरा मैदान शांत हो जाता है। एल्डर शियाओ चीशियू गंभीर आवाज में नियम समझाते हैं कि टॉप 10 में आने वाले हर शिष्य को स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन यानी लिंगजांग गॉडॉन में जाकर एक इनेट स्पिरिट तकनीक चुनने का मौका मिलेगा और टॉप 3 शिष्यों को एक एक इनेट पिल भी दी जाएगी।
ये सुनते ही सभी शिष्यों के चेहरे पर खुशी और उत्सुकता छा जाती है। एक्सू शाओशाओ मन ही मन बहुत खुश होता है कि उसे आखिरकार अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। अब सबसे अहम घड़ी आती है। एल्डर शियाओ चीशियू इनर यार्ड यानी आंतरिक प्रांगण में प्रवेश पाने वाले चुने गए शिष्यों के नामों की घोषणा करने के लिए स्क्रॉल को ध्यान से देखते हैं। एक्सू शाओशाओ उत्सुकता से आगे बढ़ता है और सोचता है कि चूंकि वो चैंपियन है इसलिए सबसे पहला नाम उसी का होगा। एल्डर शियाओ चीशियू घोषणा करते हैं कि इनर यार्ड का पहला नाम ज़ो तियानकान है। पास ही खड़ा भारी बख्तरबंद योद्धा ज़ो तियानकान ये सुनकर हैरान रह जाता है और अपनी उंगली से अपनी नाक खुजलाते हुए सोचता है कि क्या सच में उसका चयन हो गया है। एक्सू शाओशाओ मुस्कुराते हुए इंतजार करता है कि अगला नाम उसका होगा। एल्डर स्क्रॉल को थोड़ा और खोलते हैं और दूसरा नाम बोलते हैं चो छिंगतेंगी, फिर तीसरा नाम बोलते हैं मूजिशी और चौथा नाम बोलते हैं मोमू। इतना बोलने के बाद एल्डर शियाओ चीशियू स्क्रॉल को वापस लपेट लेते हैं और शांत हो जाते हैं। एक्सू शाओशाओ के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सदमे में एल्डर की तरफ देखता है। एल्डर शियाओ चीशियू साफ शब्दों में कहते हैं कि इनर यार्ड के लिए सिर्फ यही 4 नाम थे और अब कोई नाम नहीं बचा है। ये सुनते ही पूरे मैदान में हड़कंप मच जाता है। चारों तरफ से लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये कैसा अन्याय है कि प्रतियोगिता जीतने वाले चैंपियन को ही इनर यार्ड में जगह नहीं दी गई। एक्सू शाओशाओ का खून खौल उठता है। वो गुस्से में तमतमाते हुए आगे बढ़ता है और चिल्लाता है कि अगर चैंपियन बनने के बाद भी उसे इनर यार्ड का पहला स्थान नहीं मिलता तो उसे ऐसा कोई एहसान नहीं चाहिए। वो एल्डर से जवाब मांगता है। एल्डर शियाओ चीशियू बड़े शांत भाव से उसके पास आते हैं और अपना हाथ एक्सू शाओशाओ के कंधे पर रखते हैं। वो धीमी और गंभीर आवाज में कहते हैं कि एक्सू शाओशाओ की उम्र अभी सिर्फ 18 साल है। वो अभी 1 साल और आउटर यार्ड यानी बाहरी प्रांगण में रहकर अपनी नींव मजबूत कर सकता है और उसे जल्द से जल्द इनेट रियलम यानी जन्मजात स्तर को पार करने की कोशिश करनी चाहिए। एक्सू शाओशाओ बेबसी और कड़वाहट से भरा खड़ा रहता है। उसे एहसास होता है कि सिस्टम और नियमों के खेल में उसे जानबूझकर पीछे धकेला गया है। अगली सुबह एक्सू शाओशाओ अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा होता है। अचानक उसके कमरे का दरवाजा तेजी से खटखटाया जाता है। बाहर खड़ा एक शिष्य जोर जोर से चिल्लाता है कि चैंपियन एक्सू शाओशाओ जल्दी उठो। एल्डर शियाओ चीशियू और अन्य लोग स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन में इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ उसी का आना बाकी है। एक्सू शाओशाओ की आंखें झटके से खुलती हैं। वो रजाई फेंक कर उठता है और याद करता है कि आज उसे अपनी जीती हुई स्पिरिट तकनीक चुनने का मौका मिलने वाला है। एक्सू शाओशाओ तुरंत तैयार होकर बाहर निकलता है। रास्ते में उसे वही भारी बख्तरबंद योद्धा ज़ो तियानकान मिलता है। एक्सू शाओशाओ मुस्कुराते हुए अपनी जेब से वही लाल अग्नि बीज निकालता है और ज़ो तियानकान से पूछता है कि क्या स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन में जाने का कोई अनकहा या गुप्त नियम है। ज़ो तियानकान घबराकर अपने हाथ हिलाता है और कहता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है और वो तो खुद कभी वहां नहीं गया है। एक्सू शाओशाओ मजाक में वो अग्नि बीज ज़ो तियानकान के हाथ में थमा देता है। ज़ो तियानकान उस लाल गेंद को देखकर असमंजस में पड़ जाता है कि वो एक्सू शाओशाओ से डरे या उसका शुक्रिया अदा करे। वे दोनों स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन के विशाल और भव्य भवन के सामने पहुंचते हैं। ये एक प्राचीन 3 मंजिला इमारत है जिसकी दीवारें और दरवाजे रहस्यमयी प्रतीकों से ढके हुए हैं। एल्डर शियाओ चीशियू सीढ़ियों पर खड़े होकर सभी चुने गए शिष्यों को चेतावनी देते हैं कि हर शिष्य को केवल एक इनेट स्पिरिट तकनीक चुनने की इजाजत है। चुनाव करने के बाद उन्हें नीचे आकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वो खास तौर पर एक्सू शाओशाओ की तरफ घूरते हुए कहते हैं कि अगर किसी ने पवेलियन के रक्षक यानी गार्जियन को गुस्सा दिलाया तो वो एक ही लपट में उसकी हड्डियों को राख बना देगा। एक्सू शाओशाओ मन ही मन सोचता है कि एल्डर ये चेतावनी सिर्फ उसी को घूरकर क्यों दे रहे हैं। जैसे ही एल्डर शियाओ चीशियू अपने हाथ से दरवाजे पर बनी सील को छूते हैं, एक सुनहरी रोशनी चमकती है और भारी लकड़ी के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। भीतर से प्राचीन किताबों और आध्यात्मिक ऊर्जा की धुआंधार महक बाहर आती है। एल्डर ऐलान करते हैं कि शिष्यों के पास सही किताब चुनने के लिए केवल 3 घंटे का समय है। एक्सू शाओशाओ स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन की पहली मंजिल पर प्रवेश करता है। वहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे अलमारियों में हजारों पुरानी किताबें और स्क्रॉल रखे हुए हैं। एक्सू शाओशाओ जानता है कि ऊपर की मंजिलों पर सब लोग जा रहे हैं, लेकिन असली खजाना अक्सर धूल भरी और उपेक्षित किताबों में छिपा होता है। वो पहली मंजिल के एक कोने में बैठ जाता है और अलमारी से फटी पुरानी किताबें निकालकर नीचे फेंकने लगता है। वो जानता है कि इन प्राचीन किताबों पर सुरक्षात्मक फॉर्मेशन लगा हुआ है, इसलिए जमीन पर गिरने से ये टूटती नहीं है। तभी ज़ो तियानकान वहां से गुजरता है और एक्सू शाओशाओ को किताबों का ढेर लगाते देखकर हैरान हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि एक्सू शाओशाओ ये क्या कर रहा है, ये तो प्राचीन किताबों का अनादर है। एक्सू शाओशाओ तुरंत अपनी उंगली अपने होंठों पर रखता है और उसे शांत रहने का इशारा करता है। वो दबी आवाज में कहता है कि चुप रहो, अगर गार्जियन ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। वो ज़ो तियानकान को समझाता है कि असली और नायाब तकनीकें अक्सर इन पुरानी और फटी किताबों के अंदर छिपी होती हैं और जो किताबें साफ सुथरी दिखती हैं वे सिर्फ दिखावा होती हैं।
ज़ो तियानकान उसकी बात मान लेता है और खुद भी कोने में जाकर फटी किताबें खंगालने लगता है। इसी समय स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन की दूसरी मंजिल पर वही हरी जुल्फों वाली छोटी लड़की, जो मोमू की बहन या साथी है, एक बड़े से चमकदार जादुई सर्कल के सामने खड़ी है। इस सर्कल में पवेलियन के अंदर मौजूद सभी शिष्यों की आध्यात्मिक स्थिति दिखाई दे रही है। वो गिनती करती है और देखती है कि कुल 11 लोग अंदर आए थे, लेकिन जादुई सर्कल में सिर्फ 8 रोशन घेरे चमक रहे हैं। वो हैरान होकर सोचती है कि बाकी 3 लोग कहाँ हैं। क्या वे तीसरी मंजिल पर चले गए हैं जहाँ जाना सख्त मना है, या फिर वे अभी भी पहली मंजिल पर भटक रहे हैं। वो उत्सुकता और शक के मारे चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरती है। वो पहली मंजिल के खंभे के पीछे छिपकर देखती है। उसे ज़ो तियानकान जमीन पर बैठकर धूल भरी किताबें उलटता हुआ दिखाई देता है। वो गुस्से में बाहर निकलती है और ज़ो तियानकान पर चिल्लाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और इस तरह धूल में मुंह सनकर कौन स्पिरिट तकनीक ढूंढता है। ज़ो तियानकान हड़बड़ाकर उठता है और एक्सू श्याओशॉ की तरफ उंगली दिखाकर कहता है कि एक्सू श्याओशॉ भी तो यही कर रहा है। वो लड़की घूमकर खिड़की के पास देखती है जहाँ एक्सू श्याओशॉ सुकून से बैठा एक पुरानी बांस की पट्टियों वाली किताब पढ़ रहा है। एक्सू श्याओशॉ के सामने जो बांस का स्क्रॉल खुला है उस पर लिखा है 10 सेक्शन स्वॉर्ड फिंगर। एक्सू श्याओशॉ ध्यान से पढ़ता है कि ये तकनीक बिना किसी आध्यात्मिक ताकत के केवल शुद्ध स्वॉर्ड इंटेंट और उंगलियों के इशारे से काम करती है। अगर इसे महारत से हासिल कर लिया जाए तो एक उंगली के इशारे से आसमान की नदी को भी 2 हिस्सों में काटा जा सकता है। एक्सू श्याओशॉ की आंखें चमक उठती हैं। वो मन ही मन सोचता है कि ये तकनीक तो बिल्कुल उसी के शरीर और ताकत के हिसाब से बनाई गई है। ऐसा लगता है जैसे किसी महान प्रतिभाशाली योद्धा ने इसे खास तौर पर उसके लिए ही लिखा हो। वो अफसोस जताता है कि इस प्राचीन स्क्रॉल पर बनाने वाले का नाम नहीं लिखा है। दूसरी तरफ ज़ो तियानकान एक पुराने लकड़ी के संदूक से एक बहुत ही अजीब सा चित्र वाला स्क्रॉल निकालता है जिस पर सेवर्ड सेल्फ पिक्चर लिखा हुआ है। वो उसे खोलकर देखता है और हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि एक्सू श्याओशॉ की सलाह बिल्कुल सही थी और पहली मंजिल के कचरे में सचमुच एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ था। लेकिन तभी पवेलियन के उस शांत और धुंधले कोने में एक भयावह घटना घटती है। वही बूढ़े एल्डर सांग, जो सिर पर पुआल की टोपी पहने हुए हैं, अचानक उस हरी जुल्फों वाली लड़की के ठीक पीछे बिना किसी आहट के प्रकट होते हैं। उनकी आंखें पूरी तरह काली और खोखली दिखाई देती हैं। वो लड़की जैसे ही पीछे मुड़ती है, एल्डर सांग की खौफनाक सूरत देखकर उसकी चीख गले में ही अटक जाती है। उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। एल्डर सांग नीचे झुकते हैं और उस लड़की की कलाई पकड़ते हैं। उसकी कलाई में पहना हुआ सफेद कंगन हरे रंग की रोशनी से चमकने लगता है। एल्डर सांग उसकी नब्ज महसूस करते हैं और हैरान होकर सोचते हैं कि इस लड़की के भीतर जीवन ऊर्जा को सोखकर लकड़ी के तत्व को शक्तिशाली बनाने वाली एक बेहद दुर्लभ और अद्भुत शारीरिक क्षमता मौजूद है। वो अफसोस जताते हैं कि अगर ये लड़की थोड़ा पहले मिली होती तो शायद वे इसे अपना शिष्य चुन लेते। इसके बाद एल्डर सांग मुड़कर ज़ो तियानकान की तरफ बढ़ते हैं, जो उस प्राचीन स्क्रॉल को देखने में मग्न है। एल्डर सांग बिना कोई आवाज किए ज़ो तियानकान के पीछे पहुंचते हैं और अपनी उंगली उसके सिर के पीछे छुआते हैं। ज़ो तियानकान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वो एक ही झटके में आंखें फाड़े जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब उस पूरी पहली मंजिल पर केवल एक्सू श्याओशॉ बचता है, जो अलमारियों के बीच खड़ा किताबें देख रहा है। एक्सू श्याओशॉ सोचता है कि पहली मंजिल पर उसे जो चाहिए था वो मिल गया है और अब उसे दूसरी मंजिल पर जाकर देखना चाहिए। जैसे ही वो मुड़ता है, उसके ठीक सामने एल्डर सांग खड़े दिखाई देते हैं। एक्सू श्याओशॉ हड़बड़ा जाता है और कहता है कि एल्डर सांग, उसने तलवारबाजी की एक किताब देखी है। एल्डर सांग उसके हाथ से किताब लेते हैं और देखते हैं कि ये तो 12 फिस्ट्स ऑफ द ग्रेट वाइल्डरनेस नाम की मार्शल आर्ट्स की किताब है। एक्सू श्याओशॉ थोड़ा झेंप जाता है। एल्डर सांग अपनी लाठी संभालते हैं और पहली मंजिल के बाहर की तरफ बढ़ते हैं। उनके हाथों में बेहोश पड़ी हरी जुल्फों वाली लड़की और विशालकाय ज़ो तियानकान का कॉलर पकड़ा हुआ है और वो उन दोनों को घसीटते हुए बाहर लाते हैं। एक्सू श्याओशॉ पीछे पीछे दौड़ता हुआ बाहर आता है और घबराकर अपने हाथ जोड़कर सफाई देने लगता है कि उसने कोई प्राचीन किताब नहीं फाड़ी है और न ही संदूक को नुकसान पहुंचाया है। एल्डर सांग अपनी टोपी ठीक करते हुए कहते हैं कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। वे दोनों तो बस रास्ते में मिल गए थे, इसलिए वे उन्हें साथ ले आए। दरअसल वे तो खास तौर पर एक्सू श्याओशॉ से ही मिलने आए हैं। एक्सू श्याओशॉ की आंखें फटी रह जाती हैं और वो समझ जाता है कि ये बूढ़ा इंसान किसी बड़े मकसद से उसके पीछे पड़ा है। एल्डर सांग अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि दिखाओ उसने स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन से कौन सी तकनीक चुनी है। एक्सू श्याओशॉ डरते डरते वो बांस का स्क्रॉल 10 सेक्शन स्वॉर्ड फिंगर उनके हाथ में थमा देता है। एल्डर सांग स्क्रॉल को खोलते हैं और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहते हैं कि इतना टूटा फूटा और अधूरा स्क्रॉल चुना है। अगर वो इसका एक हिस्सा भी सीख पाया तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर एल्डर सांग अपनी जेब से एक बेहद खास और सुनहरी चमक वाली आयताकार स्लैब यानी युजियान निकालते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये उन्होंने खास तौर पर उसके लिए बनाई है और वे इसे उसे तोहफे में दे रहे हैं।
एक्सू शाओशाओ उस युजियान को अपने माथे से लगाता है। तुरंत उसके दिमाग में तकनीक का नाम कौंधता है, ब्लेज हेवन बर्निंग यानी झोझाओ तियानफिन। एक्सू शाओशाओ का माथा ठनक जाता है। वो जानता है कि ये फिर से उसी खतरनाक अग्नि बीज से जुड़ी तकनीक है। वो तुरंत वो युजियान वापस एल्डर सांग की तरफ बढ़ाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि एल्डर, आप मुझे बहुत ज्यादा काबिल समझ रहे हैं। उसने साधारण व्हाइट क्लाउड स्वॉर्ड स्टाइल सीखने में पूरे 3 साल लगा दिए थे, इसलिए वो इतनी खतरनाक तकनीक नहीं सीख सकता। लेकिन एल्डर सांग उसकी एक नहीं सुनते। वे अपनी उंगली में वही लाल रंग का धकता हुआ अग्नि बीज निकालते हैं जो लावे की तरह चमक रहा होता है। एल्डर सांग कहते हैं कि इस तकनीक को सीखने के लिए किसी जन्मजात प्रतिभा की जरूरत नहीं है, बस शरीर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो इस अग्नि बीज की जलन को बर्दाश्त कर सके। इससे पहले कि एक्सू शाओशाओ मना कर पाता, एल्डर सांग वो अग्नि बीज सीधे उसके गले में धकेल देते हैं। अग्नि बीज निगलते ही एक्सू शाओशाओ का पूरा शरीर लाल हो जाता है। वो अपना गला पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। उसके सीने, बाहों और चेहरे की नसों में आग दौड़ने लगती है और उसके कपड़ों से धुआं निकलने लगता है। दर्द इतना भयानक होता है कि उसकी आंखों से पानी आने लगता है। लेकिन इसी दर्द के बीच उसके सामने लाल रंग की सिस्टम स्क्रीन जगमगा उठती है और तड़प और हमले के बदले में हजारों पैसिव पॉइंट्स उसके खाते में जुड़ने लगते हैं। एक्सू शाओशाओ दर्द से कराहते हुए सोचता है कि भले ही ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन इसके बदले में उसे ढेरों पॉइंट्स मिल रहे हैं। एल्डर सांग उसकी हालत देखकर अपनी मेज पर एक और लाल अग्नि बीज रख देते हैं और कहते हैं कि अगर वो दूसरा बीज नहीं खाना चाहता तो इसे रख ले, लेकिन अगर वो इस दर्द को झेल गया तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। एक्सू शाओशाओ हांफते हुए जमीन पर बैठा रहता है और सोचता है कि वो एक भी बीज और नहीं खाना चाहता। रात का समय हो जाता है। एक सुंदर और आलीशान हवेली के भीतर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी जल रही है। इनर यार्ड का प्रभावशाली नेता झांग शिनशियोंग अपनी विशाल कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी महिला नीले बैंगनी रंग के पारदर्शी रेशमी लिबास में बैठी है। वो अपने नाजुक हाथों से शराब का प्याला झांग शिनशियोंग की तरफ बढ़ाती है और कहती है कि ये ताज़ा आई इमॉर्टल ब्रीव शराब है, इसे पीकर देखें। झांग शिनशियोंग प्याला हाथ में लेता है और एक ही सांस में पी जाता है। वो महिला उसके करीब आती है और उसके कान के पास झुककर दबी आवाज में बताती है कि घर से चिट्ठी आई है, उसका चचेरा भाई आ चौंग किसी के द्वारा मार दिया गया है। झांग शिनशियोंग के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ठंडे दिल से कहता है कि वेन परिवार के मामलों से उसका क्या लेना देना। वो महिला हैरान होकर कहती है कि वो उसका चचेरा भाई था। झांग शिनशियोंग कड़वाहट से कहता है कि वो एक कमजोर और बेकार इंसान था जो अपनी नाकाबिलियत की वजह से मारा गया, और ये छोटा सा तियानसांग प्रांगण उसे ज्यादा दिन रोक नहीं सकता, क्योंकि 6 महीने बाद होने वाला ईस्ट हेवन किंगडम का मुकाबला ही असली योद्धाओं का मंच है। वो महिला मुस्कुराती है और कहती है कि अगर झांग शिनशियोंग खुद हाथ नहीं उठाना चाहता तो वो उसके लिए एक्सू शाओशाओ को चुपचाप ठिकाने लगा सकती है। झांग शिनशियोंग अपनी तीखी नजरें उस पर टिकाता है और पूछता है कि वो कैसे मारेगी। महिला कहती है कि वो गुप्त रूप से हत्यारे भेजकर ये काम करवाएगी, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। झांग शिनशियोंग गुस्से में अपनी हथेली मेज पर पटकता है, जिससे लकड़ी में दरारें पड़ जाती हैं। वो चेतावनी देता है कि अगर एक्सू शाओशाओ आज मरा तो कल उसे सजाए मौत के मंच पर चढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो किसी बेकार इंसान के लिए अपना रास्ता बंद न करे। वो उसे हिदायत देता है कि वो बस एक्सू शाओशाओ पर नजर रखे और कोई बेवकूफाना कदम न उठाए। लेकिन वो महिला झांग शिनशियोंग के जाने के बाद अपने काले रंग के चुस्त लड़ाकू लिबास में आ जाती है। उसकी आंखों में नफरत और जलन की आग सुलग रही है। वो फर्श पर गिरे कांच के प्याले को अपने जूतों से कुचलती है और कसम खाती है कि वो एक्सू शाओशाओ को हर हाल में मार डालेगी। उधर अपने छोटे से अहाते में एक्सू शाओशाओ बिना शर्ट के खड़ा है। उसके सुगठित और मस्कुलर सीने और बाहों पर लाल रंग की आग्नेय लकीरें चमक रही हैं। हवा में ठंडी चांदनी बिखरी हुई है। एक्सू शाओशाओ को अचानक छींक आती है और वो अपनी नाक खुजलाते हुए मुस्कुराता है कि जरूर कोई लाल फ्रॉक वाली खूबसूरत लड़की उसे याद कर रही है। वो सोचता है कि खूबसूरत होना भी एक मुसीबत है। वो अपनी हथेली में उस सुनहरी युजियान ब्लेज हेवन बर्निंग को देखता है। वो जानता है कि इस तकनीक की शुरुआत ही जन्मजात शारीरिक ताकत और अग्नि बीज के मेल से होती है। अगर उसने इसे सहन कर लिया तो वह समय से पहले ही इनेट फायर एट्रीब्यूट यानी जन्मजात अग्नि तत्व की ताकत पर महारत हासिल कर लेगा। वो ध्यान मुद्रा में जमीन पर बैठ जाता है और अपनी उंगलियों को क्रॉस करके ऊर्जा को एकाग्र करने लगता है। वो अपने सामने मौजूद सिस्टम स्क्रीन को खोलता है। उस पर दिखता है कि उसके पास 6 पैसिव स्किल्स हैं, जिनमें से 5 पहले ही इनेट लेवल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन केवल ब्रीथिंग मेथड यानी सांस लेने की प्रक्रिया अभी भी होतियान लेवल पर अटकी हुई है। एक्सू शाओशाओ अपनी आंखें बंद करता है और तय करता है कि वो जोखिम उठाएगा।
वो अपने सिस्टम इंटरफेस पर उंगली से दबाकर ब्रीथिंग मेथड को अपग्रेड कर देता है। जैसे ही अपग्रेड पूरा होता है, उसके शरीर के भीतर एक भयानक परिवर्तन होता है। जमीन पर रखे लाल अग्नि बीज से निकलने वाली ऊर्जा हवा के झोंके की तरह उसके मुंह और नाक से होकर फेफड़ों में समाने लगती है। उसकी त्वचा के एक एक रोम छिद्र यानी पोर खुल जाते हैं और वे सीधे वातावरण से आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखने लगते हैं। एक्सू शाओ महसूस करता है कि उसके सांस लेने की रफ्तार और ताकत पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। अब उसका पूरा शरीर सांस ले रहा है। वो उत्साह से भर जाता है। वो देखता है कि वो अपनी मर्जी से अपने शरीर के रोम छिद्रों को खोल और बंद कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होकर एक कदम आगे बढ़ाता है, उसका सिर घूमने लगता है और वो लड़खड़ाकर दीवार के सहारे गिर पड़ता है। नई और भयानक इनेट ब्रीथिंग की वजह से उसके दिमाग में ऑक्सीजन और ऊर्जा का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो दीवार से पीठ टिकाकर बैठ जाता है और गहरी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद जब उसका दिमाग स्थिर होता है तो वो अपनी हथेली में उस लाल धकते हुए अग्नि बीज को लेता है। वो जानता है कि असली परीक्षा अब शुरू होगी। वो उस अग्नि बीज को अपने सीने के पास लाता है और उसे अपने शरीर के भीतर समाने देता है। अचानक उसके पूरे शरीर से लाल रंग की भयानक लपटें और धुआं फूट पड़ता है। उसकी पीठ और सीने की त्वचा पर लावे की दरारें बनने लगती हैं। लेकिन इस बार नई इनेट ब्रीथिंग तकनीक की वजह से उसका पूरा शरीर उस भयानक गर्मी को पूरे रोम छिद्रों में फैला देता है, जिससे उसका दर्द आधा हो जाता है। सिस्टम स्क्रीन पर लगातार पैसिव पॉइंट्स की बारिश होने लगती है। एक्सू शाओ दर्द में भी हंसता है और सोचता है कि ये तो बहुत फायदेमंद सौदा है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अग्नि बीज की ऊर्जा को अपने वश में करता है। उसके पूरे शरीर से पसीना बहने लगता है और लाल रंग का एक विशाल आभा मंडल उसके चारों तरफ फैल जाता है। कुछ ही पलों में उसकी आंखें पूरी तरह लाल रंग में जलने लगती हैं। वो महसूस करता है कि होतियान लेवल पर होने के बावजूद उसने इनेट फायर एट्रीब्यूट यानी जन्मजात अग्नि ताकत को पूरी तरह हासिल कर लिया है। उत्साह में आकर एक्सू शाओ अपनी हथेली आगे बढ़ाता है। उसकी हथेली के ऊपर एक पारदर्शी, बिना रंग की लेकिन बेहद गर्म आग की लपट पैदा होती है। वो हैरान होकर देखता है कि ये आग पूरी तरह अदृश्य है, लेकिन इसकी तपन इतनी भयानक है कि आसपास की हवा पिघलती हुई महसूस होती है। वो सोचता है कि ये तो दुश्मनों पर हमला करने का सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। वो इस पारदर्शी आग के गोले को और छोटा और सघन बनाने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी आध्यात्मिक ताकत से उसे दबाता है ताकि वो एक छोटी सी गोली के आकार में आ जाए। लेकिन जैसे ही वो उस ऊर्जा को बहुत ज्यादा दबाता है, वो अदृश्य आग का गोला अनियंत्रित हो जाता है। एक जबरदस्त और खौफनाक धमाका होता है। एक्सू शाओ का पूरा नया बना हुआ मकान धुएं और आग के गोले में उड़ जाता है। कंक्रीट और लकड़ी के टुकड़े आसमान में उछल जाते हैं। जब धुआं छंटता है तो मकान की जगह सिर्फ एक गहरा और जलता हुआ गड्ढा बचा होता है। एक्सू शाओ उस गड्ढे के किनारे घुटनों के बल बैठा हुआ है। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया है, बाल खड़े हो गए हैं और उसके चेहरे पर बेबसी छा जाती है। वो रोनी सूरत बनाकर जमीन पर हाथ पटकता है और चिल्लाता है कि हे भगवान, ये मकान तो उसने कल ही नया बनवाया था और अब ये फिर से तबाह हो गया। वो आसमान की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाता है कि कोई उसे उसका मकान वापस दे। तभी आसमान में अचानक काले बादल छा जाते हैं और एक भयानक बिजली कड़कती है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत उसके चिल्लाने का जवाब दे रही हो। एक्सू शाओ तुरंत डर के मारे अपना सिर दोनों हाथों से ढक लेता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि वो मजाक कर रहा था और उससे गलती हो गई। वो भागकर अपने जले हुए कमरे के एक बचे हुए कोने में छिप जाता है। वहां बैठकर वो अपनी सिस्टम स्क्रीन खोलता है। उस पर दिखाई देता है कि उस अग्नि बीज को रिफाइन करने और तबाही मचाने के बदले में उसे 80,000 से ज्यादा पैसिव पॉइंट्स मिले हैं। एक्सू शाओ की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो तुरंत सिस्टम के लॉटरी व्हील को चालू करता है और 50 बार लगातार लकी ड्रॉ चलाता है। स्क्रीन पर बार बार थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग के मैसेज आते हैं, लेकिन 20वीं बार में उसे 4 सुनहरी चाबियां मिल जाती हैं। एक्सू शाओ को एहसास होता है कि उसकी किस्मत चमक गई है। उसे 3 नई मूलभूत गॉड लेवल तकनीकें मिल जाती हैं जो उसके खून और आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने आप बहाल यानी हील कर सकती हैं। वो खुशी से उछल पड़ता है और सोचता है कि अब 8 इनेट तकनीकों के साथ उसे हराना लगभग नामुमकिन है। वो अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून की सांस लेता है और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है। लेकिन तभी आधी रात के सन्नाटे में बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें छत पर टपकने लगती हैं। अचानक उसके टूटे हुए अहाते के दरवाजे पर भारी दस्तक होती है। एक्सू शाओ की आंखें तुरंत खुल जाती हैं। उसकी छठी इंद्रिय उसे आगाह करती है कि बाहर कोई खतरा मंडरा रहा है। वो अपनी पारदर्शी छतरी उठाता है और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ता है। वो दरवाजे की दरार से बाहर झांकता है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और रात के अंधेरे में 2 नकाबपोश काले लिबास वाले हत्यारे खड़े हैं। उनके हाथों में नंगी तलवारें चमक रही हैं। उनमें से एक हत्यारा फेंगे चांग अपना ढका हुआ मुंह आगे बढ़ाता है और दरवाजे
की कुंडी पर दस्तक देते हुए मजाकिया आवाज में गाता है कि छोटे खरगोश दरवाजा खोलो, लेकिन उसकी आवाज में छिपा जहर और क्रूरता साफ महसूस की जा सकती है। एक्सू शाओ तुरंत पहचान लेता है कि ये दोनों मामूली हमलावर नहीं है। उसकी सिस्टम सेंसिंग के मुताबिक इनमें से एक युआनटिंग रियलम के शिखर पर है और दूसरा जुवू रियलम का खतरनाक योद्धा है। वो जानता है कि आउटर यार्ड में उसका कोई दुश्मन नहीं था, इसलिए ये जरूर इनर यार्ड से भेजे गए भाड़े के हत्यारे हैं जो उसकी जान लेने आए हैं। एक्सू शाओ समझ जाता है कि अगर उसने दरवाजा खोला और सीधे मुकाबला किया तो वो मारा जाएगा, इसलिए वो चालाकी से काम लेने का फैसला करता है। वो झटके से दरवाजा खोलता है और अपनी छतरी फेंककर हवा में छलांग लगा देता है। काले लिबास वाला हत्यारा फेंग चांग अपनी दोहरी छोटी तलवारें निकालकर तुरंत आगे बढ़ता है। वो चिल्लाता है कि लिंगफा गॉडॉन के आदेश से दरवाजा खोलो, लेकिन एक्सू शाओ पहले ही अपने अहाते के बीच में बने पत्थरों के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। वो रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी मुद्रा में खड़ा होता है और अपनी आवाज को भारी बनाकर कहता है कि क्या वे उसे ढूंढ रहे हैं। फेंग चांग और उसका साथी शाओ यी ये देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि सामने खड़ा इंसान एक्सू शाओ नहीं, बल्कि कोई बेहद खौफनाक और अनुभवी मास्टर है जो उनका इंतजार कर रहा था। एक्सू शाओ अपनी जांघों पर हाथ रखकर खड़ा रहता है, लेकिन असलियत ये होती है कि डर के मारे उसकी टांगें कांप रही होती हैं। वो मन ही मन सोचता है कि उसकी टांगें भले ही कांप रही हों, लेकिन चेहरे का रोब कम नहीं होना चाहिए। फेंग चांग अपनी तलवारें संभालता है और आगे बढ़ता है, लेकिन एक्सू शाओ अपनी उंगली का एक हल्का सा इशारा करता है। उसके शरीर से पारदर्शी इनेट स्वॉर्ड इंटेंट की एक तीखी लहर निकलती है जो सीधे फेंग चांग के सीने के पार निकल जाती है। फेंग चांग की आंखें फटी रह जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि हमला कहाँ से हुआ। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूटता है और वो बिना कोई आवाज किए जमीन पर गिरकर दम तोड़ देता है। दूसरा नकाबपोश हत्यारा शाओ यी ये देखकर खौफ से भर जाता है। वो देखता है कि जुवू रियलम का उसका साथी एक ही पल में बिना तलवार चलाए मारा गया। शाओ यी के हाथ से उसकी तलवार छूटने लगती है। वो समझ जाता है कि सामने वाला इंसान कोई मामूली नौसिखिया नहीं, बल्कि मौत का दूसरा नाम है। शाओ यी अपनी जान बचाने के लिए पीछे मुड़कर भागने लगता है। वो अहाते की दीवार लांघकर मूसलाधार बारिश में झील के किनारे वाली सड़क पर दौड़ लगा देता है। एक्सू शाओ टूटे हुए दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे भागते हुए देखता है। वो जानता है कि इस हत्यारे को जिंदा छोड़ना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके पास पीछा करने की ताकत नहीं बची है। तभी झील के किनारे भागते हुए शाओ यी के रास्ते में अचानक एक और नकाबपोश सफेद बालों वाला बुजुर्ग योद्धा प्रकट होता है। शाओ यी हड़बड़ाकर अपनी तलवार चलाता है, लेकिन वो सफेद बालों वाला बुजुर्ग केवल अपनी 2 उंगलियों से उसकी तलवार की धार को पकड़ लेता है। एक ही झटके में वो सफेद बालों वाला योद्धा शाओ यी की गर्दन मरोड़ देता है और उसे झील के पानी में फेंक देता है। एक्सू शाओ धीरे धीरे चलता हुआ झील के किनारे पहुंचता है। वो उस सफेद बालों वाले नकाबपोश योद्धा को देखता है जिसने दूसरे हत्यारे को मारा था। एक्सू शाओ अपनी काली तलवार हाथ में लिए सतर्क हो जाता है। वो सफेद बालों वाला योद्धा मुड़ता है और एक्सू शाओ की तरफ देखता है। उसकी आंखें बेहद प्राचीन और शांत हैं। वो धीमी आवाज में कहता है कि एक्सू शाओ की तलवारबाजी अच्छी है, लेकिन उसका रास्ता थोड़ा भटक गया है। वो कहता है कि असली स्वॉर्ड इंटेंट तलवार चलाने में नहीं, बल्कि बिना तलवार चलाए दुश्मन को हराने में है। एक्सू शाओ गर्व से अपना सीना चौड़ा करता है और कहता है कि उसका रास्ता बिल्कुल सही है और वो किसी के उपदेश सुनने के मूड में नहीं है। सफेद बालों वाला योद्धा मुस्कुराता है और अचानक अपनी जगह से गायब होकर सीधे एक्सू शाओ के ठीक पीछे प्रकट होता है। वो अपना हाथ एक्सू शाओ के कंधे पर रखता है। एक्सू शाओ को महसूस होता है कि उस इंसान के एक ही स्पर्श में इतनी असीम ताकत है कि वो चाहे तो उसे एक पल में मसल सकता है। तभी दूर सड़क से कई सारे योद्धाओं के कदमों की आहट और मशालों की रोशनी दिखाई देती है। इनर यार्ड के गार्ड्स और एल्डर शियाओ चीश्यू अपनी फौज के साथ उधर ही आ रहे होते हैं। वह सफेद बालों वाला योद्धा तुरंत एक्सू शाओ को अपनी बाहों में उठाता है और हवा में उड़ते हुए दूर एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चला जाता है। नीचे सड़क पर एल्डर शियाओ चीश्यू और उनके सैनिक पहुंचते हैं। वे जमीन पर पड़े खून के धब्बों और टूटी हुई तलवारों को देखते हैं। एल्डर शियाओ चीश्यू गंभीर होकर चिल्लाते हैं कि यहाँ कोई बड़ा हादसा हुआ है और सभी शिष्यों को ढूंढने का हुक्म देते हैं। पेड़ की टहनी पर बैठा वो सफेद बालों वाला योद्धा अपने चेहरे से नकाब हटाता है। एक्सू शाओ ये देखकर दंग रह जाता है कि ये नकाबपोश योद्धा कोई और नहीं बल्कि वही पुआल की टोपी वाले एल्डर सांग हैं। एल्डर सांग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्होंने एक्सू शाओ को बचाने के लिए ये सब किया था। एक्सू शाओ हैरान होकर पूछता है कि वे इतने ताकतवर होकर भी आउटर यार्ड में एक मामूली सन्यासी का नाटक क्यों कर रहे हैं। एल्डर सांग अपनी पुआल की टोपी ठीक करते हैं और दूर ढलते हुए सूरज की तरफ देखते हैं।
वे कहते हैं कि ये दुनिया एक बहुत बड़ी जेल यानी पिंजरे की तरह है, जहां शक्तिशाली लोग कमजोरों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। वे एक्सू शाओशो को समझाते हैं कि जब तक तुम्हारे पास असीम ताकत न आ जाए तब तक तुम्हें एक साधारण मोहरे की तरह व्यवहार करना चाहिए, ताकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हें खतरा न समझें। एक्सू शाओशो एल्डर सांग की बातों को गहराई से सोचता है। उसकी आंखों में एक नया दृढ़ संकल्प चमक उठता है। वो अपने मुक्के भींचता है और कहता है कि भले ही ये दुनिया एक जेल हो, लेकिन वो एक एक करके इन सभी पिंजरों को अपनी ताकत से तोड़ डालेगा। एल्डर सांग उसकी आंखों में जलती हुई आग को देखते हैं और उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ जाती है। वे कहते हैं कि सालों पहले उन्होंने भी बिल्कुल यही शब्द कहे थे। एल्डर सांग औपचारिक रूप से एक्सू शाओशो से पूछते हैं कि क्या वो उन्हें अपना गुरु यानी मास्टर स्वीकार करने के लिए तैयार है। एक्सू शाओशो बिना किसी देरी के तुरंत जमीन पर अपने घुटने टेक देता है और अपना सिर झुकाकर एल्डर सांग के चरणों में रख देता है। वो श्रद्धा से कहता है कि मास्टर, कृपया इस शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। एल्डर सांग हाथ बढ़ाकर उसे उठाते हैं और कहते हैं कि आज से वो उनका पहला और मुख्य शिष्य है। इसके बाद एल्डर सांग एक्सू शाओशो को लिंगजांग गॉडॉन यानी स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन की तीसरी मंजिल पर ले जाते हैं, जहां किसी भी साधारण शिष्य को जाने की इजाजत नहीं होती। ये एल्डर सांग का व्यक्तिगत वर्कशॉप और कीमिया यानी एल्केमी लैब है। यहाँ चारों तरफ विशाल तांबे की भट्टियां, दुर्लभ जड़ी बूटियां और रहस्यमयी दवाइयों के बर्तन रखे हुए हैं। एल्डर सांग एक विशाल भट्टी के पास खड़े होते हैं और एक्सू शाओशो को 36 सुनहरी गोलियां यानी यूआनिटिंग पिल्स देते हैं। वे बताते हैं कि ये 7वें दर्जे की अत्यंत दुर्लभ इनेट पिल है, जो किसी भी योद्धा की आध्यात्मिक ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। एक्सू शाओशो उन जगमगाती गोलियों को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि जो पहला पुरस्कार प्रतियोगिता में दिया जा रहा था वो केवल 8वें दर्जे की एक मामूली गोली थी, जबकि एल्डर सांग के पास ऐसी कीमती गोलियों का ढेर लगा हुआ है। एल्डर सांग उसे समझाते हैं कि असली एल्केमी सिर्फ दवा बनाना नहीं है, बल्कि अपने शरीर के भीतर की आग को इस हद तक काबू करना है कि तुम चाहो तो अपने दुश्मन को भी भट्टी में डालकर दवा की तरह रिफाइन कर सको। वे एक्सू शाओशो को निर्देश देते हैं कि वो अपनी ब्लेज हेवन बर्निंग की आग को नियंत्रित करके भट्टी के भीतर मौजूद जड़ी बूटियों को रिफाइन करे। एक्सू शाओशो भट्टी के सामने पद्मासन में बैठ जाता है। वह अपने शरीर की पूरी पारदर्शी आग को अपनी उंगलियों में केंद्रित करता है और भट्टी के नीचे लपटें छोड़ता है, लेकिन चूंकि उसकी नई आग बहुत ज्यादा उग्र और तेज होती है, वह भट्टी के भीतर के तापमान को संभाल नहीं पाता। अचानक तांबे की उस विशाल भट्टी के भीतर से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है। भट्टी की सतह लाल होकर तपने लगती है और उसमें से लाल रंग की लपटें बाहर निकलने लगती हैं। एल्डर सांग, जो पास ही खड़े होकर अपनी दवा बना रहे थे, चौंक कर मुड़ते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, तांबे की वो भारी भट्टी एक धमाके के साथ फट जाती है। पूरे वर्कशॉप में आग, धुआं और लोहे के टुकड़े फैल जाते हैं। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन की तीसरी मंजिल की दीवारें और छत टूट जाती हैं। बाहर प्रांगण में खड़े मुख्य एल्डर शीगर और इनर यार्ड के सुरक्षा अधिकारी धमाके की गुंजाइशा सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि पवेलियन पर किसी खतरनाक दुश्मन या होली स्लैव अंग रक्षक संगठन का हमला हो गया है। वे अपनी तलवारें निकालकर तुरंत सीढ़ियों से ऊपर की तरफ दौड़ते हैं। जब वे तीसरी मंजिल का दरवाजा तोड़कर भीतर घुसते हैं तो वहां का मंजर देखकर सन्न रह जाते हैं। चारों तरफ धुआं भरा हुआ है, दीवारें जली हुई हैं और फर्श पर राख बिखरी है। एल्डर सांग अपनी पुआल की टोपी संभाले चेहरे पर कालिक पोते खड़े हैं और उनके सामने एक्सू शाओशो बिना शर्ट के पूरी तरह काला पड़ा हुआ घुटनों के बल बैठा है। झांग शिनशियोंग और एल्डर सिहाग गुस्से में चिल्लाते हैं कि हमलावर कहाँ है और बंधक कौन है। एक्सू शाओशो डरते डरते अपने हाथ जोड़ता है और दबी आवाज में स्वीकार करता है कि यहाँ कोई दुश्मन या हमलावर नहीं आया था, बल्कि ये धमाका उसी की एल्केमी के प्रयोग के दौरान गलती से हो गया है। सभी एल्डर अपनी आंखें फाड़े उसे देखते रह जाते हैं। एल्डर सांग आगे आते हैं और स्थिति को संभालते हुए कहते हैं कि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है और ये उनका शिष्य है जो अभ्यास कर रहा था। वे सभी अधिकारियों को तुरंत बाहर जाने का आदेश देते हैं। जब सब लोग चले जाते हैं तो एल्डर सांग एक्सू शाओशो की तरफ मुड़ते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों साफ दिखाई देती है। वे कहते हैं कि उन्होंने उसे साधारण दवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन उसने तो पूरे वर्कशॉप को ही उड़ा दिया। एक्सू शाओशो मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां उठाता है। उसकी उंगलियों के सिरों पर 3 छोटी छोटी लाल रंग की अत्यंत सघन और चमकदार आग की गोलियां तैर रही होती हैं। वो गर्व से एल्डर सांग को दिखाता है और कहता है कि भले ही भट्टी फट गई, लेकिन उसने आग को इस हद तक दबाकर एक नया हमलावर हथियार तैयार कर लिया है, जिसे वो स्मॉल फायरबॉल तकनीक कहता है। एल्डर सांग उन 3 छोटी गोलियों में छिपी भयानक ऊर्जा को महसूस करते हैं। वे हैरान रह जाते हैं कि इस लड़के ने सिर्फ 3 असफल प्रयासों में उस खतरनाक अग्नि बीज को एक बेहद सघन और घातक हथियार में बदल दिया है, जिसकी ताकत अधिकांश इनेट स्पिरिट तकनीकों से भी ज्यादा है।
एल्डर सांग अपनी दाढ़ी सहलाते हैं और शांत होकर खिड़की के पास जाते हैं जहां से बाहर का सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। वे एक्सू शाओशॉ को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि अब समय आ गया है कि वो इस छोटे से प्रांगण से बाहर की दुनिया के बारे में जाने। वे बताते हैं कि 30 साल पहले इस पूरे महाद्वीप पर 8वें स्वॉर्ड इमॉर्टल बा जुआनान का राज था, जिन्होंने 18 साल की उम्र में पहली बार तलवार उठाई थी और सिर्फ 3 सांसों में इनेट रियलम को पार कर लिया था। वे एक्सू शाओशॉ को समझाते हैं कि असली ताकत सिर्फ प्रतियोगिताएं जीतने में नहीं है, बल्कि इस पूरे 5 महाद्वीपों 5 रीजन्स पर अपना नाम कायम करने में है। एक्सू शाओशॉ खिड़की से बाहर चमकते हुए सूरज और विशाल पर्वतों को देखता है। उसके चेहरे पर फैली कालिक के बीच उसकी आंखें एक नई चमक से जगमगा उठती हैं। वो अपने गुरु एल्डर सांग की तरफ देखता है और मन ही मन वादा करता है कि वो इस त्यांसांग प्रांगण की सीमाओं को तोड़कर उस विशाल दुनिया में कदम रखेगा और अपनी ताकत से हर पिंजरे को चकनाचूर कर देगा। मुख्य हीरो जू शियाओशॉ जमीन पर बेबस पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके शरीर में एक अजीब सी बीमारी उभर आती है, जिसकी वजह से जैसे ही वो हवा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा यानी लिंगकी को अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है, उसके पूरे शरीर में झटके लगने लगते हैं और उसका शरीर कांपने लगता है। वो दर्द से कराहते हुए आसपास मौजूद लोगों से कहता है कि वे उसे छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उसकी ये हालत फिलहाल ठीक होने वाली नहीं है। तभी उसके पास एक छोटे कद की हरी जुल्फों वाली लड़की, जिसका नाम लुओ लिली है, आकर खड़ी होती है। वो जू शियाओशॉ की हालत देखने के बजाय उसकी बदबूदार हालत पर नाक भौं सिकोड़ने लगती है। वो गुस्से में उससे कहती है कि क्या उसने कई दिनों से स्नान नहीं किया है, क्योंकि उसके शरीर से बहुत अजीब और गंदी बदबू आ रही है। जू शियाओशॉ उसकी ये बात सुनकर मन ही मन थोड़ा चिढ़ जाता है, लेकिन तभी उसके सामने लाल रंग का एक रहस्यमयी सिस्टम इंटरफेस चमकने लगता है। सिस्टम पर तुरंत संदेश आता है कि उसे श्राप और चिढ़ का एक पॉइंट हासिल हो चुका है। तभी लुओ लिली अपने पास मौजूद एक बेहद कीमती और खूबसूरत सफेद जाड़े का पत्थर यानी जेड पेंडेंट निकालती है। वो जू शियाओशॉ से कहती है कि ये चीज उसके मास्टर ने दी है और इसे बेहद संभाल कर सीधे उसके हाथों में देने के लिए कहा गया है। वो उस पेंडेंट को जू शियाओशॉ के सीने में घुसाने के लिए उसकी तरफ उंगली बढ़ाती है। जू शियाओशॉ घबराकर चिल्लाता है कि वो उसे दूर रखे और उसे छुए बिना पीछे हट जाए, लेकिन लुओ लिली उसकी चेतावनी को अनसुना कर देती है और जैसे ही उसकी उंगली जू शियाओशॉ के सीने से टकराती है, एक जोरदार कड़कती हुई रोशनी और बिजली का धमाका हो गया। धुएं के छंटते ही वहां एक बेहद शांत और रहस्यमयी नीले और सफेद लिबास वाली सुंदर लड़की दाखिल होती है, जिसे मो वूजी या मो शिजी के नाम से जाना जाता है। उसके हाथ में एक प्राचीन पीतल का कढ़ाव जैसा बर्तन होता है, जिसमें से बैंगनी रंग का धुआं निकल रहा होता है। वो बेहद धीमे और गंभीर स्वर में पूछती है कि क्या यहाँ किसी मदद की जरूरत है। जू शियाओशॉ जब उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। वो महसूस करता है कि इस लड़की की ताकत कोई आम ताकत नहीं है। वो जूवू रीम यानी वॉइड रीम की उच्च सीमा पर पहुंच चुकी है। जू शियाओशॉ मन ही मन सोचता है कि बाहरी प्रांगण के फैसले के समय ये लड़की सिर्फ युआनिटिंग रीम के शुरुआती चरण में थी, लेकिन इसने बीच के सारे चरणों को पार करते हुए सीधे जूवू रीम की महारत हासिल कर ली है। इतना ही नहीं, जू शियाओशॉ ध्यान से देखता है कि उसकी बाह पर एक अजीब और खतरनाक काली बैंगनी छायादार ऊर्जा मौजूद है, जो बिल्कुल उस नकाबपोश हमलावर की ऊर्जा से मिलती जुलती है जिसने पहले हमला किया था। वो समझ जाता है कि इस लड़की के पीछे कोई बहुत गहरा और खतरनाक राज छिपा हुआ है। तभी दूर पहाड़ियों के बीच बादलों पर एक काले और सुनहरे कवच में ढका हुआ योद्धा दिखाई देता है। उसके हाथ में एक भारी भाला होता है और उसकी आंखों में केवल कत्ल करने की हवस भरी होती है, और अपने पास से एक पुराना नक्शे जैसा स्क्रॉल निकालकर युआन तौर की तरफ बढ़ा देता है। युआन तौर भाला संभाले हुए उस स्क्रॉल को पकड़ लेता है और ध्यान से पढ़ने लगता है। जू शियाओशॉ समझ जाता है कि ये बेवकूफ योद्धा उसकी चाल में फंस चुका है। वो मन ही मन रणनीति बनाता है कि अगर उसे आधे दिन का समय मिल जाए तो वो शियानतियन रीम को हासिल कर लेगा, जिसके बाद यहाँ कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन समय बिताने के लिए जू शियाओशॉ एक नया नाटक शुरू करता है। वो मुस्कुराते हुए युआन तौर से कहता है कि जब आसपास कोई देखने वाला नहीं है तो क्यों न वे दोनों एक छोटा सा मुकाबला कर लें। ये कहते ही वो अपनी हथेली में 2 बेहद चमकदार और दहकते हुए लाल रंग के आतिशी क्रिस्टल निकालता है। युआन तौर कुछ समझ पाता उससे पहले ही जू शियाओशॉ वे दोनों विस्फोटक क्रिस्टल सीधे युआन तौर की तरफ फेंक देता है। हवा में एक जोरदार धमाका होता है। आग की विशाल लपटें और शॉकवेव युआन तौर को अपनी चपेट में ले लेती हैं। युआन तौर हवा में उछलकर दूर जा गिरता है और उसके मुंह से खून की धार बहने लगती है। वो अपने सीने को थामे हुए बेहद गुस्से में चिल्लाता है कि त्यानक्सुआन गेट की सीमा के अंदर आपसी निजी लड़ाई करना सख्त मना है। क्या जू शियाओशॉ का दिमाग खराब हो गया है? जू शियाओशॉ बड़े आराम से हाथ झाड़ते हुए जवाब देता है कि जो इंसान गुप्त दायरे में जाने के बजाय यहाँ छिपकर बैठा हो और उसे निगलने के सपने देख रहा हो, उसे सबक सिखाना जरूरी था। वो युआन तौर को चुनौती देता है कि वो 3 दिन बाद उससे आकर मिले। युआन तौर लहूलुहान हालत में हवा में उड़ते हुए दूर चला जाता है और 3 दिन बाद बदला लेने की कसम खाता है।
जू शियाओशॉ मन ही मन हंसता है कि उसने उस मूर्ख को 3 दिन के लिए टाल दिया है और अब उसके पास बिना किसी रुकावट के शियानतियन रीम में जाने का पूरा समय है। तभी लुओ लीली उसके पास स्क्रॉल पकड़े हुए आती है और मासूमियत से पूछती है कि क्या वे सच में लड़ाई कर रहे थे। जू शियाओशॉ एक लाल चमकता हुआ क्रिस्टल हवा में उछालकर आसमान में खूबसूरत पटाखे और आतिशबाजी पैदा कर देता है। वो लुओ लीली से पूछता है कि क्या ये आतिशबाजी सुंदर लग रही है। लुओ लीली पहले तो हैरान होकर हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन फिर मुंह बनाकर चिढ़ जाती है। इसके बाद जू शियाओशॉ अकेला पहाड़ों के बीच पक्के पत्थरों के रास्ते पर दौड़ने लगता है। दौड़ते हुए उसका दिमाग तलवारबाजी के गूढ़ रहस्यों पर विचार करने लगता है। वो महसूस करता है कि अब तक वो जिस रास्ते पर चल रहा था वो पूरी तरह से गलत था। उसकी पिछली ड्रॉ स्वॉर्ड तकनीक केवल बाहरी तलवार की हवा यानी स्वॉर्ड ऑरा पर निर्भर थी। वो असली स्वॉर्ड इंटेंट यानी तलवार की आत्मिक भावना नहीं थी। असली स्वॉर्ड इंटेंट का मतलब है कि एक ही तलवार से 10,000 तलवारों का रूप ले लेना, जहां तलवार की मौजूदगी के बिना भी हर चीज को काटा जा सके। उसे नकाब पोश हमलावर की बातें याद आती हैं जिसने 8वें स्वॉर्ड इमॉर्टल बा जोंगान का जिक्र किया था। जू शियाओशॉ एक ऊंचे पेड़ की छाल पर कदम रखकर हवा में ऊंची छलांग लगाता है। वो तैरती हुई चट्टानों और घने जंगलों को पार करते हुए सीधे कालो झरने यानी हेलियो चट्टान के झरने की तरफ बढ़ता है। हवा में छलांग लगाते हुए वो अपनी शारीरिक चपलता और ताकत को देखकर खुद ही चौंक जाता है। वो सोचता है कि उसकी ये छलांग और ताकत तो बिल्कुल किसी हरे दानव यानी हल्क जैसी बनती जा रही है, और अगर उसकी चमड़ी थोड़ी और सख्त हो गई तो वो सचमुच एक अजेय दानव बन जाएगा। वो उड़ते हुए झरने के सामने बने गोल तैरते हुए चबूतरे पर उतरता है। सामने ही काले चट्टानी टीले पर एक बहुत बड़ी तलवार गड़ी हुई होती है और उसके पास ही एक प्राचीन पत्थर का स्मारक यानी जुनपू शिलालेख खड़ा होता है। उस शिलालेख पर कई महान योद्धाओं के नाम उकेरे हुए होते हैं। जू शियाओशॉ अपनी उंगली से तलवार की धार जैसी रोशनी निकालकर उस शिलालेख पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता है कि जू शियाओशॉ बेहद ताकतवर और दबंग। वो अपने नाम को देखकर गर्व से मुस्कुराता है। अब जू शियाओशॉ अपने ऊपरी कपड़े उतारकर फेंक देता है। उसका गठा हुआ शरीर पानी और बिजली की चमकदार किरणों से भर जाता है। वो सीधे बहते हुए विशाल झरने के नीचे बने ध्यान केंद्र में चला जाता है। झरने से गिरने वाले पानी का वजन इतना भारी होता है जैसे कोई पहाड़ उसके शरीर पर गिर रहा हो। साथ ही झरने के आसपास चक्कर काटती हुई तलवार की सफेद चमकदार रिंग्स उस पर लगातार वार करने लगती हैं। पानी के उस जानलेवा दबाव में जू शियाओशॉ का शरीर हिलने लगता है। उसकी त्वचा पर लाल रंग की जलती हुई दरारें पड़ने लगती हैं और उसके मुंह से खून छलक पड़ता है। वह दर्द से कराहते हुए उस भारी दबाव के नीचे पुशअप्स लगाने लगता है। वो समझ जाता है कि इस पानी के भारी वजन और दबाव में ही असली परीक्षा छिपी है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और झरने के अंदर समाये असली स्वॉर्ड इंटेंट को महसूस करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपने मन को शांत करता है, उसे समझ आता है कि सच्चे स्वॉर्ड इंटेंट के लिए किसी आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। वो अपनी 2 उंगलियों को मिलाकर फिंगर स्वॉर्ड बनाता है। पलक झपकते ही झरने के चारों तरफ चक्कर काट रही सैकड़ों सफेद चमकदार तलवारें उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचने लगती हैं। हवा में एक अलौकिक दबाव पैदा हो जाता है। जू शियाओशॉ तुरंत अपने अंदर के लाल सिस्टम व्हील को सक्रिय करता है। उसका पैसिव पॉइंट्स का चक्र तेजी से घूमने लगता है। उसके अंदर एक महान सुनहरे ड्रैगन की आत्मा और चमकती हुई सुनहरी कोर प्रकट होती है। एक भयंकर धमाके के साथ जू शियाओशॉ का शरीर शियानतियन रीम यानी जन्मजात स्तर में प्रवेश कर जाता है। मियानतियन रीम हासिल करते ही जू शियाओशॉ की इंद्रियां कई गुना तेज हो जाती हैं। उसकी आत्मिक दृष्टि यानी लिंगन्यान इतनी बढ़ जाती है कि वो कई मील दूर तक की हर गतिविधि को साफ साफ महसूस कर सकता है। वह खुशी से उछल पड़ता है क्योंकि इस सफलता के साथ साथ उसे मुफ्त में एक महान आत्मिक क्षमता भी मिल चुकी है। वो अपने सिस्टम इंटरफेस पर शियानतियन एट्रीब्यूट व्हील को खोलता है। वहां 5 रंगों की चमकीली आग और तत्वों की अलौकिक किरणें दिखाई देती हैं। जू शियाओशॉ ये देखकर बेहद उत्साहित होता है कि वो 5 तत्वों की ताकत हासिल करने वाला है। लेकिन तभी अचानक एक अजीब हादसा होता है। लाल रंग का सिस्टम स्क्रीन एक खूंखार दानव के मुंह जैसा आकार लेता है और जू शियाओशॉ की उस अनमोल शियानतियन फायर एट्रीब्यूट क्षमता को निगल जाता है। जू शियाओशॉ का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो गुस्से से बदहवास होकर चिल्लाने लगता है कि ये कुत्ते जैसा सिस्टम क्या कर रहा है, उसकी इतनी मेहनत से कमाई ताकत को वापस उगल दे। वो सिस्टम स्क्रीन पर अपने हाथों से वार करने लगता है। तभी सिस्टम पर एक और रोशनी चमकती है और पता चलता है कि उसने दोहरी शियानतियन क्षमता को जगा लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाता, सिस्टम उस दूसरी क्षमता को भी हड़प जाता है। जू शियाओशॉ अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और सिस्टम को कोसने लगता है कि उसने उसकी दोनों महान क्षमताओं को खा लिया है। हालांकि जब वो अपने पैसिव स्किल्स के पैनल को देखता है तो उसे एक नई क्षमता दिखाई देती है जिसका नाम पैसिव पंच यानी पैसिव मुक्का होता है।
ये क्षमता किसी भी दुश्मन के वार को सहकर उसके बदले असली और सीधा नुकसान यानी ट्रू डैमेज पहुंचा सकती है, जो किसी भी डिफेंस को अनदेखा कर देती है। लेकिन इसे ज़ोंगशी यानी मास्टर लेवल पर अपग्रेड करने के लिए उसे 5 लाख पैसिव पॉइंट्स की भारी रकम चाहिए। ज़ू शियाओशो तुरंत गणित लगाता है। उसे याद आता है कि मास्टर सांग की कहानियों में ज़ोंगशी लेवल के योद्धा कितने भयानक होते थे। अगर वो अपने 9 कौशलों में से हर एक को ज़ोंगशी स्तर पर ले जाना चाहता है तो उसे कुल 45 लाख पैसिव पॉइंट्स जमा करने होंगे। वो जमीन पर लेटकर रोने का नाटक करता है कि उसने इतनी मेहनत से 60,000 पॉइंट्स जमा किए थे और यहाँ तो एक ही स्किल के लिए इतने सारे पॉइंट्स मांगे जा रहे हैं। लेकिन फिर उसकी आंखों में एक पागलपन भरी चमक आती है। वो सोचता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे दर्द सहना ही पड़ेगा। वो उठ खड़ा होता है और झरने की तरफ देखता है जहां से घातक स्वॉर्ड ऑरा की रिंग्स लगातार नीचे गिर रही हैं। वो चिल्लाकर कहता है कि आओ और उस पर जितना मन चाहे उतने कोड़े बरसाओ। आज अगर इस झरने ने उसे नहीं तोड़ा तो वो अपना नाम बदल देगा। ये कहकर ज़ू शियाओशो सीधे उस खूंखार झरने की बौछार के नीचे छलांग लगा देता है। जैसे ही वो पानी और स्वॉर्ड ऑरा के घेरे में पहुंचता है, सैकड़ों चमकदार सफेद तलवारें उसकी छाती, गर्दन और बाहों पर कट लगाने लगती हैं। हर एक वार के साथ उसकी त्वचा पर लाल जख्म बनते हैं और उसके पास ही हवा में चमकता हुआ लाल सिस्टम स्क्रीन चालू हो जाता है। स्क्रीन पर तेजी से संदेश आने लगते हैं कि हमला सहा +1, पैसिव पॉइंट्स +1। ज़ू शियाओशो पानी के बीच खड़ा होकर ठहाके मारता है। वो देखता है कि उसे हवा में उड़ने की भी जरूरत नहीं है। वार सहने से उसके पॉइंट्स का मीटर हर सेकंड सैकड़ों की रफ्तार से ऊपर भाग रहा है। 2,04,000 से ज्यादा पॉइंट्स पलक झपकते ही जमा होने लगते हैं। वो हवा में बाहें फैलाकर चिल्लाता है कि कुछ ही घंटों में वो अपने सभी पैसिव कौशलों को चरम सीमा पर पहुंचा देगा। जब पैसिव पॉइंट्स का आंकड़ा 2 लाख पार कर जाता है तो ज़ू शियाओशो तुरंत अपने सिस्टम स्क्रीन पर उंगली से ज़ोंगशी लेवल 1 के बटन को दबा देता है। बटन दबाते ही एक लाल रंग का भयंकर प्रकाश स्तंभ फूट पड़ता है। ज़ू शियाओशो का पूरा शरीर हवा में तैरने लगता है। उसकी नसों में सुनहरी और लाल रंग की आतिशी ऊर्जा दौड़ने लगती है। उसकी हड्डियां और मांसपेशियां लोहे से भी ज्यादा सख्त होने लगती हैं। उसके शरीर का हर एक पोर चमकने लगता है। उसकी बाहों पर बिजली जैसी सुनहरी दरारें दिखाई देने लगती हैं। वो अपने शरीर को देखता है और महसूस करता है कि उसने ज़ोंगशी बॉडी यानी मास्टर फिजिकल बॉडी हासिल कर ली है। अब उसकी शारीरिक ताकत इतनी भयानक हो चुकी है कि 9वें स्तर के आध्यात्मिक हथियार भी उसकी त्वचा को खरोंच तक नहीं पहुंचा सकते। वो गर्व से मुस्कुराता है और कहता है कि थोड़े समय का दर्द सहकर अगर पूरी जिंदगी के लिए अजेय शरीर मिल जाए तो इससे बेहतर सौदा कोई नहीं हो सकता। इसके बाद ज़ू शियाओशो अपने बचे हुए पॉइंट से सिस्टम का लकी व्हील घुमाने का फैसला करता है। वो व्हील पर अपना हाथ रखता है और कहता है कि आज भाग्य का राजा उसके साथ है। व्हील तेजी से घूमता है और एक चमकदार नीले रंग का क्रिस्टल बाहर आता है। सिस्टम पर संदेश चमकता है कि उसे पैसिव स्किल मिंजिए यानी एजिलिटी हासिल हो चुकी है। ज़ू शियाओशो उस नीले क्रिस्टल को अपने मुंह में दबाकर देखता है और खुशी से झूम उठता है। वो जानता है कि एजिलिटी का मतलब है उसकी चलने की रफ्तार, हमला करने की गति और प्रतिक्रिया देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। वो तुरंत अपनी इस नई रफ्तार का परीक्षण करता है। वो एक कदम आगे बढ़ाता है और पलक झपकते ही हवा में गायब होकर सीधे झरने के सबसे ऊपरी किनारे पर पहुंच जाता है। वो इस भयानक टेलीपोर्टेशन जैसी रफ्तार को देखकर खुद दंग रह जाता है। वो फिर से व्हील घुमाता है, लेकिन इस बार स्क्रीन पर एक बड़ा सा लाल क्रॉस बनकर आ जाता है। वो समझ जाता है कि इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो अलग अलग जगहों पर वार करके दोबारा व्हील घुमाता है और इस बार उसे एक्टिव स्किल कुआंगबाओ जिरेन यानी उग्र दानव हासिल होती है। वो झरने के सबसे ऊपरी टीले पर खड़ा होकर सामने देखता है। वहां घने बादलों के बीच एक विशाल काली तलवार की म्यान जमीन में गड़ी हुई होती है, जिसे योसी स्वॉर्ड शीथ कहा जाता है। उसी म्यान के पास एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी होती है, जिसके पीठ पर बैंगनी रंग के चमकदार बिजली वाले पंख लगे होते हैं। ये वही लड़की होती है जो अपनी असल पहचान छिपाकर यहाँ आई है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी काली म्यान को जमीन से उखाड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन म्यान टस से मस नहीं होती। ज़ू शियाओशो बड़े आराम से टहलता हुआ उसके पास पहुंचता है और चुटकी लेते हुए कहता है कि क्या वो गाजर उखाड़ रही है और क्या उसे किसी की मदद की जरूरत है, क्योंकि उसकी अपनी ताकत बहुत ज्यादा है। बैंगनी पंखों वाली लड़की मुड़कर गुस्से से उसे देखती है और पहचान जाती है कि ये वही ज़ू शियाओशो है। वो तंज कसते हुए कहती है कि ये म्यान किसी आम योद्धा के बस की बात नहीं है और वो इसे हिला भी नहीं सकती। ज़ू शियाओशो शर्त लगाता है कि अगर उसने इसे उखाड़ दिया तो ये म्यान उसकी हो जाएगी। लड़की शर्त मान लेती है क्योंकि उसे यकीन होता है कि युआनटिंग रीम का ये मामूली लड़का इसे कभी नहीं निकाल पाएगा। ज़ू शियाओशो बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किए सिर्फ अपनी ज़ोंगशी बॉडी की विशुद्ध शारीरिक ताकत से उस भारी म्यान को दोनों हाथों से पकड़ता है। उसके सीने और बाहों की नसें कड़कने लगती हैं। वो एक भयंकर हुंकार भरता है और उस भारी भरकम काली म्यान को एक ही झटके में जमीन से बाहर खींच लेता है।
जमीन में एक भयंकर दरार पड़ती है और म्यान हवा में उछल जाती है। बैंगनी पंखों वाली लड़की आंखें फाड़े हैरान रह जाती है कि बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के कोई इंसान इतनी भारी चीज को कैसे उखाड़ सकता है। वो उसे कोई इंसान नहीं बल्कि इंसानी रूप में छिपा हुआ खूंखार दानव समझने लगती है। जू शियाओशो हवा में उछलकर उस म्यान को पकड़ लेता है। लड़की तुरंत अपनी बात से पलटती है और झपट्टा मारकर म्यान छीनने की कोशिश करती है। छीना झपटी में उसकी उंगली जू शियाओशो के हाथ से छू जाती है। जू शियाओशो तुरंत मुस्कुराकर कहता है कि उसने उसे छू लिया है, इसलिए वो हार चुकी है। लड़की गुस्से में अपनी बैंगनी बिजली की तलवारें निकालती है और जू शियाओशो पर हमला कर देती है। लेकिन जू शियाओशो अब पहले जैसा नहीं था। वो अपनी नई एजिलिटी और मास्टर बॉडी का इस्तेमाल करके उसके हमलों को हवा में ही नाकाम कर देता है। वो अपनी आतिशी ताकत से एक भयंकर जवाबी वार करता है। बैंगनी पंखों वाली लड़की उस वार के झटके और अपनी ही ताकत के बैकलाश को सह नहीं पाती। उसके मुंह से खून छलक पड़ता है और वो सीने पर हाथ रखे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ती है। जू शियाओशो उसके पास झुक कर देखता है। वो महसूस करता है कि इस लड़की के पास मास्टर बॉडी नहीं है और उसके अंदरूनी अंग भयंकर रूप से जख्मी हो चुके हैं। अगर उसने इसे तुरंत कोई दवा नहीं दी तो ये यहीं मर जाएगी। जू शियाओशो सोचता है कि अगर ये मर गई तो इसके पीछे का नकाबपोश हमलावर उससे बदला लेने आ जाएगा, जो एक नई मुसीबत खड़ी कर देगा। इसलिए वो अपनी जेब से एक लाल रंग की जीवनदायिनी पिल निकालता है और उस बेसुध लड़की के होंठों के बीच रख देता है। दवा पेट में जाते ही लड़की को होश आने लगता है। वो अपनी आंखें खोलती है और जू शियाओशो को अपने इतने पास देखकर घबरा जाती है। वो अपने सीने को थामते हुए गुस्से में पूछती है कि उसने उसे क्या खिलाया है। जू शियाओशो अपनी मूंछों में मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने उसे एक जहर खिलाया है जो धीरे धीरे असर करेगा और इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि वो हर दिन उसे याद करे, क्योंकि यादों की दवा ही इस जहर को मिटा सकती है। लड़की गुस्से में चिल्लाती है कि वो कितना नीच है, लेकिन जू शियाओशो हवा में अपनी म्यान लहराते हुए वहां से गायब हो जाता है। उधर त्यानक्सुआन गेट के मुख्य पवित्र भवन यानी शैंग शेन हॉल के अंदर का मंजर दिखाई देता है। हॉल के बीचों बीच एक विशाल नीले रंग की जादुई फॉर्मेशन प्लेट बनी होती है। सफेद लिबास पहने हुए बड़े बड़े एल्डर्स और मास्टर सांग वहां बैठे होते हैं। वे आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि बाइकू यानी सफेद गुफा के खुलने का समय नजदीक आ गया है। पवित्र गुलाम यानी शैंगनु गिरोह के लोग 21 प्रसिद्ध तलवारों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और 8वें स्वॉर्ड इमॉर्टल की योसी स्वॉर्ड शीथ भी अब ज्यादा देर छिपी नहीं रह सकती। सफेद बालों वाले मुख्य एल्डर, जिन्हें जियांग डियानझू कहा जाता है, अपने सामने बने एक जादुई आईने यानी दाबान तियानजिंग को सक्रिय करते हैं। उस आईने में सीधे हेलियो चट्टान के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वे ध्यान से देखते हैं कि जू शियाओशो ने म्यान हासिल कर ली है, लेकिन साथ ही उन्हें नीले और बैगनी लिबास वाली लड़कियों के बीच का गुप्त संबंध भी दिखाई दे जाता है। एल्डर समझ जाते हैं कि उनके अपने लोगों के बीच कोई जासूस यानी गद्दार छिपा हुआ है जो बाहरी ताकतों से मिला हुआ। उधर बर्फीले जंगल के उस प्राचीन कुएं के पास लुओ लिली शांत बैठकर अपनी साधना कर रही होती है। वो अपने आसपास की जीवन ऊर्जा यानी लाइफ फोर्स को अपने अंदर खींच रही होती है। उसके हाथों के बीच एक अलौकिक, चमकदार और पारदर्शी गोल अंडाकार क्रिस्टल बनने लगता है, जिसे शैंगमिंग लिंगेन यानी लाइफ स्पिरिट सील कहा जाता है। वो उस अलौकिक क्रिस्टल को देखकर बेहद खुश होती है। तभी वहां मौ वूजी हवा में तैरती हुई आती है। उसके हाथ में वही पीतल का कढ़ाव होता है। वो लुओ लीली से कहती है कि वो लाइफ स्पिरिट सील उसे सौंप दे, लेकिन लुओ लीली गुस्से में बिल्ली की तरह अपने दांत दिखाती है और चिल्लाती है कि ये उसका है और वो इसे किसी को नहीं दे। पेड़ के पीछे छिपा जू शियाओशो ये सब देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि छोटा पटाखा यानी लुओ लीली इस बार मुसीबत में फंस चुकी है। वो पेड़ के पीछे से बाहर आता है और लुओ लीली से कहता है कि अगर वो उसे बड़े भाई यानी जेजे कहकर पुकारेगी तो वो उसकी जान बचा लेगा। लुओ लीली रोती हुई आवाज में चिल्लाती है कि बड़े भाई मुझे बचाओ। जू शियाओशो तुरंत मैदान में कूद पड़ता है। वो अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके मो वूजी के हाथ से पीतल का कढ़ाव झपट लेता है और लुओ लीली के हाथ से लाइफ स्पिरिट सील लेकर उसकी जगह अपना एक साधारण नीले रंग का क्रिस्टल रख देता है। लेकिन तभी एक भयानक हादसा होता है। मो वूजी के सीने से वही बैंगनी रंग का घोस्ट बीस्ट पूरी तरह से बाहर निकल आता है। इस बार वो केवल धुएं का चेहरा नहीं होता, बल्कि उसका एक पूरा शरीर बन चुका होता है, जो काली जंजीरों और सफेद जलती हुई आंखों से ढका होता है। घोस्ट बीस्ट एक भयानक चीख मारता है और अपनी काली धुएं वाली हवा का एक थप्पड़ लुओ लीली की तरफ फेंकता है। लुओ लीली उस वार के झटके से उड़कर दूर एक बड़े पेड़ के तने से जा टकराती है। उसका सीना छलनी हो जाता है और वो खून की उल्टी करती हुई बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ती है।
जू शियाओशो लुओ लिली को इस तरह जख्मी होते देखकर चौंक जाता है। वो घोस्ट बीस्ट की तरफ मुड़ता है। जू शियाओशो अपनी खुली आंखों से तो उस भयानक काली छाया को देख पा रहा होता है, लेकिन जब वो अपनी आत्मिक दृष्टि यानी लिंगन्यान से उसे टटोलने की कोशिश करता है तो उसे वहां सिर्फ खालीपन और सन्नाटा दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि ये घोस्ट बीस्ट इस दुनिया या इस आयाम का जीव नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरे ऊंचे आयाम यानी पैरेलल डायमेंशन से आया हुआ एक बेहद उच्च स्तरीय प्राणी है। घोस्ट बीस्ट बिना कोई मौका दिए जू शियाओशो पर टूट पड़ता है। उसकी काली जंजीरें और नुकीले पंजे सीधे जू शियाओशो के सीने में गड़ जाते हैं। जू शियाओशो का सीना फाड़ते हुए वे जंजीरें पार निकल जाती हैं। जू शियाओशो दर्द से तड़प उठता है और उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ता है। घोस्ट बीस्ट उसकी आत्मा को भी अपने अंदर खींचने की कोशिश करने लगता है। जू शियाओशो की आंखें बंद होने लगती हैं और उसे लगता है कि आज उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी उसके अंदर छिपा लाल रंग का सिस्टम स्क्रीन खुद ब खुद सक्रिय हो जाता है। इस बार जू शियाओशो ने कोई बटन नहीं दबाया था। सिस्टम स्क्रीन एक भयंकर लाल जादुई फॉर्मेशन में बदल जाती है और उसमें से सैकड़ों लाल रंग की विनाशकारी लेजर किरणें बाहर निकलती हैं। वे लाल किरणें सीधे घोस्ट बीस्ट के विशाल काले ड्रैगन रूप के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। घोस्ट बीस्ट दर्द से कराह उठता है। जू शियाओशो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका सिस्टम केवल एक निर्जीव मशीन नहीं है, बल्कि उसके अंदर अपनी खुद की एक चेतना और बुद्धि मौजूद है। घोस्ट बीस्ट घबराकर चिल्लाने लगता है कि ये एक गलतफहमी है और वो उसे छोड़ दे, लेकिन जू शियाओशो उसकी एक नहीं सुनता। वो अपनी मुट्ठी को और कसता है और उस विशाल घोस्ट बीस्ट को दबाकर एक छोटे से धातु के जादुई गोले में बदल देता है, जिसे अजी कहा जाता है। खतरा टलते ही जू शियाओशो अपने सामान्य रूप में वापस आता है। वो जमीन पर पड़ी बेसुध मो वूजी के पास जाता है। वो देखता है कि घोस्ट बीस्ट के बाहर निकलने की वजह से मो वूजी का शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। वो समझ जाता है कि मो वूजी अपनी मर्जी से गद्दार नहीं बनी थी, बल्कि इस घोस्ट बीस्ट ने बचपन में उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था और वो बेबस होकर उसके इशारों पर नाच रही थी। जू शियाओशो फैसला करता है कि वो इस लड़की को इस दर्द से आजाद कराएगा। वो अपने पास मौजूद पीतल के कढ़ाव को उठाता है और उसमें आग जलाता है। वो मो वूजी द्वारा लाई गई फेंगेन, जी शी यानी सील स्टोन और लुओ लिली की शैंगमिंग लिंगेन यानी लाइफ स्पिरिट सील को एक साथ उस कढ़ाव में डालकर अपनी आतिशी ताकत से पिघलाने लगता है। दोनों अनमोल रत्नों के पिघलने से एक चमकदार, सफेद और जादुई तरल बनता है। जू शियाओशो अपनी उंगलियों की कारीगरी से उस तरल को ढालकर एक बेहद खूबसूरत सफेद जाड़े का कंगन यानी व्हाइट जेड बैंगल तैयार करता है। वो धीरे से मो वूजी का हाथ उठाता है और उस कंगन को उसकी कलाई में पहना देता है। कंगन के पहनते ही उसमें से एक पवित्र सफेद रोशनी निकलती है, जो मो वूजी के शरीर के अंदर छिपी घोस्ट बीस्ट की बची खुची काली ऊर्जा को पूरी तरह से दबा देती है। मो वूजी के चेहरे पर सुकून के भाव आ जाते हैं और उसकी सांसें शांत होने लगती हैं। तभी पीछे से लुओ लिली को होश आता है। वो अपने सीने को थामे हुए उठती है और देखती है कि जू शियाओशो ने मो वूजी को इतना सुंदर कंगन दिया है। वो गुस्से में पैर पटकती हुई आती है और कहती है कि उसने उसके लिए कुछ क्यों नहीं बनाया। जू शियाओशो मुस्कुराता है और अपने पास से एक बेहद सुंदर और नक्काशीदार अंगूठी निकालता है, जिसके ऊपर एक कांच का छोटा सा डिब्बा लगा होता है। उस डिब्बे के अंदर शुद्ध और मीठा शहद भरा होता है। जू शियाओशो वो अंगूठी लुओ लिली की उंगली में पहना देता है और उसका नाम रिंग ऑफ रिमेम्बरेंस रखता है। लुओ लिली जब देखती है कि इस कीमती अंगूठी के अंदर सिर्फ शहद भरा है, तो वो गुस्से में चिल्लाती है कि उसने उसे बेवकूफ बनाया है, लेकिन फिर भी वो उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहनकर खुश होने लगती है। अब जू शियाओशो दोनों लड़कियों को, जो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थीं, अपनी बाहों में उठाता है और जंगल के रास्ते से बाहर निकलकर सीधे त्यानकसुआन गेट के मुख्य प्रांगण यानी सेंट्रल प्लाजा की तरफ बढ़ता है। त्यानकसुआन गेट के मुख्य प्रांगण में एक विशाल माहौल बना होता है। चारों तरफ बड़े बड़े खंबे, जलती हुई मशालें और बादलों के बीच तैरता हुआ जादुई दरवाजा यानी त्यान गेट दिखाई देता है। वहां त्यानकसुआन गेट के सैकड़ों शिष्य, मुख्य एल्डर्स और जियांग डियानझू एकत्र होते हैं। जैसे ही जू शियाओशो दोनों घायल लड़कियों को अपनी बाहों में उठाए प्रांगण में कदम रखता है, सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। जू शियाओशो बिना किसी झिझक के सबके सामने ऐलान करता है कि उसने सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही शियानतियन ड्रीम को हासिल कर लिया है। ये सुनते ही पूरे प्रांगण में सन्नाटा छा जाता है। सफेद बालों वाले एल्डर जियांग डियानझू अपनी आंखें फाड़े उसे देखते हैं और उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। 2 दिन में शियानतियन ड्रीम को पार कर जाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन माना जाता था। जू शियाओशो के सामने तुरंत उसका लाल सिस्टम स्क्रीन चमक उठता है। स्क्रीन पर एक साथ हजारों एल्डर्स और शिष्यों के झटके और हैरानी के पॉइंट्स दर्ज होने लगते हैं। हैरान प्लस 8566, भौचक्के प्लस 3888 जैसे संदेशों से सिस्टम का पूरा मीटर भर जाता है।
जू शियाओशो अपने मन ही मन हंसता है कि असली मजा तो लोगों के दिलों को हिलाने में है, जिससे उसे मुफ्त के पैसिव पॉइंट्स मिलते रहते हैं। एल्डर्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि ये लड़का इंसान नहीं बल्कि कोई अलौकिक राक्षस या राक्षसी प्रतिभा है। जू शियाओशो सीना तानकर कहता है कि त्यानकशुआन गेट की इतनी घनी आध्यात्मिक ऊर्जा में 2 दिन रहकर शियानतियन रीम पाना बेहद सामान्य बात है। तभी भीड़ के बीच से वही बैंगनी पंखों वाली जासूस लड़की आगे आती है। वो बेहद गुस्से में जू शियाओशो की तरफ उंगली उठाती है और एल्डर से कहती है कि यही वो चोर है जिसने नगर के 3 अनमोल खजानों यानी टाउन ड्रीम ट्रेजर्स को चुराया है। जू शियाओशो बिल्कुल नहीं घबराता। वो अपनी जेब से वही लाइफ स्पिरिट सील स्टोन और काली योसी स्वॉर्ड शीथ निकालकर हवा में लहरा देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, ये सारे खजाने उसी के पास हैं। बैंगनी पंखों वाली लड़की चिल्लाती है कि ये लड़का पवित्र गुलाम गिरोह का गद्दार है, लेकिन जू शियाओशो अपनी चालाक बुद्धि का इस्तेमाल करता है। वो सबके सामने उस लड़की के दांव पेच और उसकी बैंगनी बिजली की ताकत का खुलासा कर देता है। वो साबित कर देता है कि असली गद्दार जू शियाओशो नहीं बल्कि वो बैंगनी पंखों वाली लड़की खुद है, जो बाहरी दुश्मनों के इशारे पर यहाँ घुसपैठ कर रही थी। लड़की की पोल खुलते ही वो गुस्से में कांपने लगती है। इसके बाद जू शियाओशो अपनी जेब से वही हरा और सुनहरा जेड स्लैब निकालता है जो उसे अकेडमी के हेडमास्टर ने दिया था। वो उस पत्थर को अपने कान से लगाता है जैसे कोई मोबाइल फोन पर बात कर रहा हो। वो मजाकिया अंदाज में चिल्लाता है कि हेलो, क्या कोई सुन रहा है? यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे हैं। बैंगनी पंखों वाली लड़की गुस्से में अपने माथे पर उंगली रखती है और उसे डांटती है कि वो मूर्खता बंद करे और उस जेड स्लैब को अपने माथे से लगाकर अपनी आत्मिक दृष्टि यानी लिंगज्ञान से पढ़े। जू शियाओशो मुस्कुराते हुए उस जेड स्लैब को अपने माथे से लगाता है। जैसे ही उसकी आत्मिक दृष्टि पत्थर से टकराती है, उसके दिमाग में अकेडमी के हेडमास्टर का एक गुप्त संदेश गूंज उठता है। हेडमास्टर कहते हैं कि जू शियाओशो ही पूरे संस्थान में सबसे वफादार और भरोसेमंद योद्धा है, इसलिए उसे यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वो इस जेड स्लैब को ले जाकर सबसे नजदीकी टाउन ड्रीम ट्रेजर सील के अंदर स्थापित कर दे, जो कि शालू जियाओ यानी स्लॉटर कॉर्नर नाम की जगह पर स्थित है, ताकि इस छोटे संसार को तबाह होने से बचाया जा सके। जू शियाओशो समझ जाता है कि हेडमास्टर ने उस पर कितना बड़ा भरोसा जताया है। वो मन ही मन कसम खाता है कि वो इस काम को जरूर पूरा करेंगे और वातावरण में एक अद्भुत शांति छा जाती है। जू शियाओशो उस विशालकाय चमकते हुए दिव्य वृक्ष के नीचे खड़ा होता है। उसके एक हाथ में लुओ लीली और दूसरे हाथ में मोवूजी होती है। उसने न केवल त्यानकशुआन गेट को तबाही से बचाया था, बल्कि अपने सिस्टम में लाखों पैसिव पॉइंट्स जमा करके, अजेय मास्टर बॉडी हासिल करके और नगर के सभी अनमोल खजानों को हासिल करके खुद को इस पूरे महाद्वीप का सबसे महान और चालाक योद्धा साबित कर दिया था। वो मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि डोंगटियान किंग सिटी का उसका अगला सफर और भी रोमांचक और रहस्यों से भरा होने वाला है, जहां वो अपनी इस अजेय ताकत के साथ एक नया इतिहास रचने जा रहा है।